तो करंट इलेक्ट्रिसिटी एक ऐसा चैप्टर है जिसका नाम सुनते ही स्टूडेंट्स के दिमाग में एक शॉर्ट सर्किट हो जाता है। और ये शॉर्ट सर्किट इसलिए होता है कि इस चैप्टर में इतने सारे टॉपिक्स है, लाइक कूलम्स लॉ, ओम्स लॉ, देन आपका यहाँ पर जूल्स और हीटिंग इफेक्ट, एंड इसके अलावा जो पावर रिलेटेड जो न्यूमेरिकल्स आते हैं एंड रेजिस्टेंस का अपना सीरीज एंड पैरेलल कॉम्बिनेशन का जो झमेला चलता है भाई, वो सब तो अलग ही है। तो ये तो मैंने सिर्फ बात की सिर्फ और सिर्फ वन पार्ट की, मतलब वन साइड की मैं बात कर रहा हूँ। अगर हम सेकेंड पार्ट में चले जाए तो प्रॉब्लम इससे ज्यादा बड़ी हो जाती है, जहां पर इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म से हमारा एक टॉपिक शुरू हो जाता है। एंड इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म वो एक अलग दुनिया है जहां से हमें ऑर्स्टेड एक्सपेरिमेंट एंड फ्राडेस के लॉज, जो कि ये दो मेन टॉपिक्स मैं बता रहा हूँ, बट वहां पर लेफ्ट हैंड रूल, राइट हैंड रूल, मिडिल फिंगर, सारा का सारा जो रूल है ऐसा आता है जिसके दिमाग, स्टूडेंट के दिमाग में जाने के बाद भाई ऐसा शॉर्ट सर्किट होता है, वो बोलता है बस मेरे से तो ये ना हो पाएगा। लेकिन 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 सुन लो, ऐसा नहीं करना है आपको, क्योंकि ये एक ऐसा चैप्टर है जो माध्यमिक के फाइनल एग्जाम में ये डिसाइड कर सकता है कि आप फिजिक्स में 90 प्लस कर सकोगे या नहीं कर सकोगे। क्योंकि ये एक अकेला चैप्टर है जो 12 नंबर खुद अपने पास रखता है। हाँ, इसका एक सगा भाई भी है जो कि लाइट नाम है उस चैप्टर का, दोनों के पास 12 नंबर है एग्जाम के लिए। तो 12 नंबर ये अकेला रखता है, अगर इसको आपने इग्नोर किया तो भाई 90 में से 12 निकाल दो तो ऑटोमेटिक आप 78 नंबर पे पहुंच जाओगे। 80 प्लस भी नहीं कर पाओगे, 90 तो बहुत दूर की बात है। तो ये एक नंबर तुम्हें ओवरऑल रैंकिंग में भी डिसाइड कर सकता है कि तुम्हारा ओवरऑल रैंकिंग कैसा होने वाला है। सो मिस मत करना कुछ भी इस लेक्चर में, क्योंकि इस लेक्चर में मैं इन डिटेल इतने अच्छे से, इतने प्यार से, इतने अच्छे तरीके से आपको समझाने वाला हूँ चीजों को। लाइक एक स्टोरी वाइज मैं शुरू करूंगा, बहुत आराम से एक छोटा सा बैकग्राउंड देने वाला हूँ चार्ज के बारे में, क्योंकि मैक्सिमम स्टूडेंट्स डायरेक्टली इस टॉपिक का जो स्टार्ट है वो चार्ज का डिफिनेशन पढ़ते हैं एंड कूलम्स लॉ पे जंप कर देते हैं। बट उससे पहले एक छोटा सा बैकग्राउंड आपको समझना जरूरी है। चार्ज क्या था, चार्ज पहले डिस्कवर कैसे हुआ, नेगेटिव पॉजिटिव के बारे में एक बेसिक कंसेप्ट अंडरस्टैंडिंग लेनी है। देन फिर कूलम्स लॉ के थ्रू हम चीजों को यहाँ पर स्टेप बाय स्टेप फॉलो करेंगे। और इस स्टेप बाय स्टेप फॉलो करने के दौरान मैं आपको ऐसे ऐसे न्यूमेरिकल क्वेश्चंस भी कराऊंगा जो डायरेक्टली आपके बोर्ड एग्जाम में आने के चांसेस हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल ये जो टारगेट मैं भी कर रहा हूँ इस चैप्टर को, मैं आपका 2 एग्जाम को टारगेट लेकर कर रहा हूँ। पहला आपको जो सेकंड समेटिव एग्जाम होने वाला है उसके लिए ये बहुत ही यूजफुल होगा। मतलब इसको अगर आपने पढ़ लिया, अगर इससे पहले आपने चैप्टर पढ़ा है तो अच्छी बात है, नहीं पढ़ा है तो भी कोई बात नहीं भाई, ये चैप्टर में आपको अभी इस लेक्चर में हर एक चीज मिल जाएगा जो आपको जानने की जरूरत है। अगर पहले से पढ़ रखा है तो एक ऐसा रिवीजन आपको यहाँ पर हो जाएगा कि आप याद रखोगे अपने माध्यमिक के फाइनल एग्जाम तक। तो चलो बिना किसी और इंतजार के लेक्चर को स्टार्ट करते हैं। मेरा नाम है आमिर, आप सभी को स्वागत है आपके और हमारे प्यारे से यूट्यूब चैनल मॉडर्न पढ़ाई के ऊपर। लेट्स बिगिन द वीडियो। ओके सो देखो, ओवरऑल ये जो चैप्टर है मेरे अकॉर्डिंग, मैंने इस चैप्टर को टोटल ऐसे 9 लेक्चर्स में बांट रखा है, 9 to 10। और इन डिटेल अगर और अच्छे से मैं पढ़ाऊँ इसको तो 12 लेक्चर्स इसमें चले जाते हैं। तो ये ओवरऑल काफी लंबा चैप्टर, बट इसको हम वन शॉट में निपटाएंगे। और इसको मैंने अभी 2 पार्ट्स में डिवाइड किया है। हम जो स्टैटिक कलर करंट वाला जो पार्ट है जिसमें से चार्ज के बारे में डिटेल्स होती है वो हम आज डिस्कस करेंगे। पावर रेटिंग तक जितनी भी चीजें हैं वो सब आज हम डिस्कस करने वाले हैं। उसके बाद इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म जो है उसके लिए एक अलग से लेक्चर आएगा हमारा, करंट इलेक्ट्रिसिटी पार्ट 2 के नाम से, तो वो आप एक बार देख लेना। फिलहाल अभी हम स्टार्ट करते हैं अपनी कहानी को। और मैक्सिमम स्टूडेंट्स यहाँ से स्टार्ट करेंगे सर इलेक्ट्रिक चार्ज एंड कूलम्स लॉ, डायरेक्टली इलेक्ट्रिक चार्ज का डिफिनेशन को पढ़ेंगे बस। लेकिन इससे पहले चलो मैं थोड़ा सा आपको छोटा सा रिकैप देता हूँ, मतलब एक कहानी सुनाता हूँ। ये कहानी शुरू कहाँ से हुई थी? तो इस कहानी की शुरुआत हुई थी एम्बर नाम एक पत्थर से। अब ये पत्थर बहुत सिंपल सा है कि हमारा एक पेड़ होता है, जैसे हम बचपन में इस तरीके का पेड़ बनाते हैं या जो बना लेते हैं, वैसे ग्रीन ग्रीन पेड़ आपने बनाया होगा। हम यहाँ पर फिलहाल रेड रेड पेड़ बनाते हैं। अपनी अपनी इच्छाएं की, उस इच्छा के अनुसार आप काम कर सकते हो। पेड़ पे क्या होता है कि यहाँ पर एक येलो कलर का कुछ निकलता है पेड़ से, जो यहाँ पर जमा हो जाता है सॉलिड होकर के, और इस तरीके से वो एक पत्थर का शक्ल ले लेता है। इसके अंदर जो भी चीजें हो, मान लो कोई इंसेक्ट पहले बैठा था उसके ऊपर ये लिक्विड गिर गया तो वो हमेशा के लिए उसके अंदर ही एज अ फोसिल बन के रह जाता है। तो इसको हम कहते हैं एम्बर। तो थेल्स नामी हमारे एक साइंटिस्ट थे, उन्होंने एम्बर, उनको एम्बर मिला, थेल्स को क्या मिला? एम्बर मिला। इनको जब एम्बर का पत्थर मिला तो इनके दिल में जागा तमन्ना, इनके दिल में लड्डू फूटा। इन्होंने बोला चलो कुछ तूफानी करते हैं। उसके साथ इन्होंने क्या किया, बोला ये तो मेरा एम्बर का पत्थर है, इसको बोला मैं इसको रगड़ देता हूँ। अब इसको उन्होंने रगड़ा, हाथ में रगड़ा, सर पे रगड़ा, बाल पे रगड़ा, हाँ जहां जहां आप सोच सकते हो वहां वहां रगड़ा। देन छोटे छोटे
कागज के टुकड़े किए या फिर इवन जो बालू होते हैं छोटे छोटे वहां गए, तो इसको ले गए इनके पास, ये चिपक गया इनके पास आकर के। अब इनको पता चला अरे ये तो जादू हो गया भाई, ऐसा कैसे हुआ। मतलब एक चीज थी मेरे पास एम्बर, एक पत्थर था, उसको मैंने रगड़ा, मैंने उसको फ्रिक्शन दिया, इसको मैंने क्या किया भाई फ्रिक्शन दिया, मैंने उसको रगड़ा, तो उस फ्रिक्शन की वजह से कुछ तो ऐसा हुआ है जिसकी वजह से इसने अपने पास चीजों को अट्रैक्ट कर लिया। ये प्रॉपर्टी बेसिकली मैग्नेट में देखी गई थी। अब ये प्रॉपर्टी इसके पास भी देखी गई, बट ये मैग्नेट तो थी नहीं। ठीक है, इसको फास्ट फास्ट करेंगे क्योंकि ये बेसिक चीज आपको पता है, बट फिर भी एक रिकैप में करा रहा हूँ ताकि एक फंडामेंटल आपका बेस अच्छे से बन जाए। तो ये हुआ, फिर उन्होंने देखा अच्छा कुछ देर के बाद ये प्रॉपर्टी खत्म हो गई, कुछ देर के बाद ये जो भी था, मतलब ऐसा आपको दिख ही रहा होगा, इसी तरीके का मान लेते हैं, मतलब कुछ दिखाया तो अच्छा था ना, ऐसा ही तो ऐसा ही था भाई, इसमें आके चिपका, लेकिन कुछ देर के बाद बोला वो छूट गया, मतलब कुछ देर की ही यारी थी, जैसे आपका आजकल होता है, अभी आप मिले, नैन मटक्का हुआ, उसके बाद फिर अगले दिन आपका ब्रेकअप हो गया, जस्ट लाइक वैसे ही इसका अट्रैक्शन था कुछ देर के लिए। ठीक है, हाँ लॉन्ग टर्म नहीं था, हाँ जस्ट लाइक आप समझ गए, मतलब क्या बोलूं, अभी तो ऐसे ऐसे नाम रिलेशनशिप के निकले कि मैं नाम सुन के मेरा विश्वास उड़ गया। किसी भी सीप में सुनता हूँ कहीं तो भाग जाता हूँ इसे। खैर कोई बात नहीं, अब ये एक था। इसके बाद हमारे एक दूसरे साइंटिस्ट भी आए थे जिनका नाम था विलियम गिलबर्ट। अब विलियम गिलबर्ट साहब आए, वो बोले भाई मैं तुम्हारी लेगेसी को और आगे लेके जाता हूँ। अच्छा, विलियम गिलबर्ट का स्पेलिंग में थोड़ा सा देख लेना, ओके, हाँ बस यही सही होगा। तो इन्होंने क्या किया, एबोनाइट का रॉड लिया इन्होंने, एबोनाइट का रॉड जस्ट लाइक एक ब्लैक कलर का रॉड ही होता है ये आपका, अच्छा खासा, और इसको इन्होंने फ्लैनल भी लिया, फ्लैनल, ठीक है, फ्लैनल से इन्होंने मैच किया, तो एबोनाइट का रॉड फ्लैनल में यहाँ पर हुआ देख, फिर यहाँ पर ग्लास रॉड लिया गया इनके द्वारा, ठीक है, और इसको इन्होंने सिल्क के साथ रगड़ दिया कपड़े में। तो यहाँ पर चीजों को ऑब्जर्व यहाँ पर किया गया, बोला इनके पास भी वो प्रॉपर्टी आ रही है। यहाँ से फिर इन्होंने ऑब्जर्वेशन किया कि भाई किसी भी चीज को हम अगर रगड़ रहे हैं, फ्रिक्शन दे रहे हैं, तो उसके अंदर एक टेम्पररी अच्छे से सुना मेरे बात को, टेम्पररी तौर पर, ये परमानेंट नहीं है, ये टेम्पररी तौर पर उसके अंदर ये प्रॉपर्टी आ रही है कि वो किसी भी चीज को अपने पास अट्रैक्ट कर रही है। फिर इनके दिमाग में कुछ और जादू जागा। एबोनाइट और फ्लैनल में जब इन्होंने रिएक्शन कराया तो इसके ऊपर नेगेटिव चार्ज आ रहा था, सिल्क के ऊपर नेगेटिव चार्ज आपका आ रहा था। इन्होंने बोला तो इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज आ रहा था, इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज आ रहा था। अब इन्होंने बोला एक काम करते हैं, इन दोनों को आपस से मारामारी कराते हैं, सिल्क और फ्लैनल का। तो पता चला सिल्क और फ्लैनल रिपल्शन हो गया, और इसमें जब मारामारी कराया तो पता चला यहाँ पे रिपल्शन हो गया। अब फिर उन्होंने बोला अच्छा ऐसा बात है, तो एक काम करते हैं, यहाँ पर एक और काम करते हैं, वो क्या, एवोनाइट रॉड और फ्लैनल को साथ में लेके आ जाते हैं, पता चला इसमें अट्रैक्शन हो गया। तो यहां से इनको पता चला कि एक ऐसा प्रॉपर्टी है मैटर में पाया जाता है जो कि अगर हमने फ्रिक्शन दिया किसी भी मैटर को तो उसके अंदर चार्ज नाम का एक पदार्थ पैदा हो जाता है। ये चार्ज नाम उन्होंने ही दिया था इस प्रॉपर्टी को। तो चार्ज एक ऐसा प्रॉपर्टी है जो क्या करता है, एक कुछ टाइम के लिए, या फिर ऐसा मतलब चार्ज एक ऐसा प्रॉपर्टी है जिसकी वजह से मैटर अपने आसपास की चीजों को या तो अट्रैक्ट कर सकता है या फिर रिपेल कर सकता है। डिपेंड करता है कि उसके पास कैसा चार्ज है और आसपास सराउंडिंग में कैसा चार्ज है। अगर ये जो मेरा चार्ज है ये या तो अट्रैक्ट करेगा या फिर ये मेरा आपका रिपेल कर रहा होगा, दो ही पॉसिबिलिटी है। तीसरा पॉसिबिलिटी फिलहाल अभी तक तो नहीं है। अट्रैक्शन कब होगा, जब सेम चार्जेस रहेंगे, सॉरी जब डिफरेंट चार्जेस रहेंगे तब अट्रैक्शन होगा। सेम चार्जेस रहेगा तो फिर यहां पर हमें रिपल्शन देखने को मिलेगा। जस्ट लाइक ह्यूमंस में अगर मारामारी कराना है तो भाई देखो मारामारी कब होगा, एक पर्सन है ए, एक पर्सन है बी, तो जितना हेल्थ वेल्थ हाइट सब ए पर्सन का, बी का, सब चीजें बराबर है। अगर यहाँ मारामारी होगा, दोनों को जीतने वाला है नहीं, तो इसमें सिर्फ रिपल्शन ही होगा, यहाँ कोई लड़ना चाहेगा भी नहीं। बट वहीं अगर ए जो है वो थोड़ा कमजोर रहा, बी को पता चला अरे वो कमजोर है, तो बी जाके उसको ढूंढ देगा बहुत अच्छे से। ऐसा ही होता है, ये हुआ एक अलग प्रकार का अट्रैक्शन, मतलब उसको पीटने वाला अट्रैक्शन, जैसे स्कूल में भी होता है। तुम्हें भी अट्रैक्शन आता होगा अपने जूनियर बच्चों पे, अरे यार अभी तो मैं बड़ा हो चुका हूँ, मैं सीनियर, मेरी बात नहीं सुनेगा तू, इधर एक कंटा कान के नीचे एकदम। ऐसा करना नहीं, गलत बात है इसमें, लेकिन तुम लोग करते हो, ये बहुत गलत बात है, वही बता रहा हूँ, नहीं करना चाहिए। तो ऐसा अट्रैक्शन होता है, ऑपोजिट रहेगा तो अट्रैक्शन होगा, सेम रहेगा तो नहीं होगा। अब यही चीज हमने यहाँ पे डिफिनेशन पे लिखी। अब आ जाते हैं अपने डिफिनेशन वाले पार्ट पे। So electric charge is a fundamental property of matter that causes it to experience a force when placed in an electric field। ठीक है, अब इलेक्ट्रिक फील्ड क्या है, अरे सर अभी तक तो आपने यही सब चार्ज वार्ज बताया, पॉजिटिव नेगेटिव, क्या इलेक्ट्रिक फील्ड कहाँ से आ गया। देखो कुछ नई चीज नहीं है, आओ पीछे में हमारे पास उतना ज्यादा जगह नहीं है, एक और स्लाइड लेते हैं। स्लाइड की कमी थोड़ी है हमारे पास, बहुत स्लाइड है।
देखो अब मेरे पास जो एम्बर था या कुछ भी समझ लो, जो भी था मेरे पास, ये एम्बर ही ले लेते हैं फिर से हम लोग। इसको थोड़ा सा जल्दी बनाने के लिए मैं इसका थिकनेस ज्यादा कर देता हूँ। ये मेरे पास एम्बर है। अब एम्बर के अंदर से चार्ज निकल रहा है, तो चार्ज यहाँ पर हमने दो तरीके से हमने डेमोन्स्ट्रेट करने का हमने डिसाइड किया। हमने बोला अगर पॉजिटिव चार्ज है तो हम यहाँ से बोलेंगे भाई ऐसे रिप्रेजेंट करेंगे कि एरो उसके पास से बाहर निकल रहा है। ये हमने एक तरीका बनाया। अब अगर इसके पास पॉजिटिव चार्ज है तो हम ऐसे दिखाएंगे, मतलब अगर हम नक्शा देखते हैं ऐसा, ये में दिख रहा है, इसका मतलब भाई ये पॉजिटिव चार्ज। बट अगर इसके पास नेगेटिव चार्ज होता तो हम क्या करते हैं, अब एम्बर के पास एट अ टाइम या तो पॉजिटिव होगा या तो नेगेटिव होगा, एक ही चार्ज हो सकता है भाई, जनरली उसके पास पॉजिटिव चार्ज होता है, नेगेटिव होता नहीं। तो नेगेटिव अगर है तो उसके लिए हम क्या करेंगे, एरो को दिखाएंगे इन साइड। तो इन साइड एरो हमें ये बताता है कि इसके पास है नेगेटिव चार्ज, और यही चीज हम इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म में मैग्नेटिक फील्ड में फॉलो करेंगे, जहां पर हमें यही दर्शाएगा ये पॉजिटिव चार्ज को दर्शा रहा है, ये नेगेटिव चार्ज को दर्शा रहा है। तो ये जो चार्ज का एक फील्ड है ये एक लिमिटेड है, ऐसा नहीं कि अनलिमिटेड है, कहां तक भी कहीं भी जाकर के फैल जाएगा, ना ना भगवान ना। ये जो एरो बना रही है एक लिमिटेड एरिया तक ही सीमित है। तो ये जो लिमिटेड एरिया है जहां तक इस चार्ज का असर महसूस हो सकता है वही कहलाता है उसका इलेक्ट्रिक फील्ड। क्या बोला मैंने, फिर से बोल रहा हूं, वही इसका कहलाता है इलेक्ट्रिक फील्ड। ये वाला पॉइंट को समझाने के लिए मैं हमेशा यहाँ पर एग्जांपल देता हूँ, जैसे स्टेट का। अब जैसे एक हमारे पास हमारा पीएम प्रधानमंत्री जी, ठीक है, अब उसके बाद हमारा स्टेट लेवल पे सीएम आ जाता है। अब अगर हमारे स्टेट में जैसे अभी भाई हमारे स्टेट का सीएम अभी चेंज हो चुका है, ठीक है, तो शुभेंदु अधिकारी जी अभी हमारे सीएम थे, पहले कोई तो पहले ममता बनर्जी जी थी। तो अगर शुभेंदु अधिकारी जी जो अभी सीएम है हमारे वेस्ट बंगाल के, तो इनका जो पावर है वो कहां तक चलेगा आप बताओ। मान लो इन्होंने अपना एक रूल बनाया, एक पर्टिकुलर रूल बनाया कि हम ऐसा लॉ लागू करना चाहते हैं अपने स्टेट में, वो बोल रहे भाई मैं इसको ना यूपी में भी लागू करूंगा, क्यों, बस मेरा मन है। तो वहां पे योगी आदित्यनाथ जी बैठे हैं, बोलेंगे भाई मेरा बुलडोजर ही काफी है तुम्हारे इस लॉ को खत्म करने के लिए, तो बस बात खत्म। तो इनका पावर एक लिमिटेड एरिया तक सीमित है एज अ सीएम का। वो वेस्ट बंगाल में है, अपना वेस्ट बंगाल में जो भी रूल रेगुलेशन लाना चाहते हैं वो ला सकते हैं। लाइकवाइज उसी तरीके से यहाँ पर ये पॉजिटिव चार्ज का अपने एक फील्ड सीमित है, उस फील्ड तक ही वो महदूद है, उसके बाहर वो नहीं जा सकता है। एंड लाइक हमारा पीएम हमारे पूरे इंडिया पे है। अब हमारा जो देश का प्रधानमंत्री हमारे श्री प्रधानमंत्री मोदी जी, सो नरेंद्र मोदी जी अगर ये चाहते हैं कि वो जाके नेदरलैंड में या फिर किसी और कंट्री में वो कोई एक रूल बना दे, बोले भाई तुमको ये रूल फॉलो करना है, क्या आपको लगता है कि वो देश के लोग मान जाएंगे? देखो दोस्ती यारी में एक अलग बात है, वो सजेशन देंगे तो मान जाएंगे, बट अगर वो बोल देंगे नहीं तुमको ये करना ही करना है, इट इज माई ऑर्डर, तो वो कंट्री इनका ऑर्डर नहीं मानने वाली है, क्योंकि उनका जो पावर है वो इंडिया तक लिमिट है, ना कि दूसरी देश में। ओके, हाँ दोस्ती यारी में चलता है, वो सजेशन देंगे, बोलेंगे बेटा लो ये कर लो थोड़ा सा, तो मानता है भाई, पीएम जी का डंका बजता है तो वो लोग मानते हैं, वो एक अलग बात है। बट आई होप आपको इलेक्ट्रिक फील्ड का कंसेप्ट समझ में आ गया होगा क्या है। उसी चीज का यहाँ पर एक छोटा सा रफ डायग्राम हमने यहाँ पे बगल में बना रखा है, देखो यही चीज होती है। ओके, इससे ज्यादा कुछ नहीं। तो यहाँ पे दो तरीके का चार्ज है जो हमने आपको पहले बताया, मतलब हमने क्या मैंने बताया, एक पॉजिटिव होता है एक नेगेटिव होता है। तो पॉजिटिव चार्ज कब जनरेट होता है, यू नो वेरी वेल, इस पे मैं उतना ज्यादा डिटेल में नहीं जाऊंगा। पॉजिटिव चार्ज तब होगा जब यहाँ पर इलेक्ट्रॉन का लॉस होता है, नेगेटिव चार्ज तब होता है जब यहाँ पर इलेक्ट्रॉन का गेन होता है, यू नो दैट। अब चार्ज की एसआई यूनिट के बारे में बात कर लेते हैं। तो यहाँ पर चार्ज पे ना एक ये कह लो कि प्रैक्टिकल एप्लीकेशन बताने वाला जो लोग था, वो लोग नहीं था, मतलब एक जो शख्स था वो था कूलम साहब। तो कूलम साहब ने क्या बताया, हमें अभी तक ये पता चला कि दो चार्ज, लाइक वाइज एक मिनट देना, मैं थोड़ा आपको चीज समझाता हूँ। हाँ, तो दो मेरे पास डब्बे लाइक वाइज भाई मेरे पास है जो यहाँ पर। ओके, अब किसी को एक पॉजिटिव मान लो, इसको नेगेटिव मान लो, चलेगा, इसको पॉजिटिव कर लो, इसको नेगेटिव कर लो, है मेरे पास। तो ये पॉजिटिव है ये नेगेटिव है, आई नो कि इन दोनों में अट्रैक्शन होगा, बट वो अट्रैक्शन कितना होगा, किस हद तक होगा, किस शिद्दत तक होगा, वो नहीं। लाइक तुम किसी को पसंद कर रहे हो, सामने वाला भी तुम्हें पसंद कर रहा है, बट तुम दोनों के बीच में जो तड़प है, मतलब क्या नाम लूं, सब सब नाम पे तो मूवी बन चुका है, तड़प शिद्दत, मतलब क्या ही बोले। तो वो तड़प किस लेवल तक है, वो इंटेंसिटी पता करना, तो वो इंटेंसिटी कैसे पता करना होगा वो बताया कूलम साहब ने। वो बोला भाई एक पॉजिटिव चार्ज तुम रखो, एक नेगेटिव चार्ज रखो, अगर एक डिस्टेंस पर तुमने रखा है तो इसमें इनके बीच में ये तड़प है कि एकदम आपस में आके ऐसे मिल जाए, एकदम फटाक से ऐसे आके मिल जाए, वो कितनी ज्यादा है और वो किन किन चीजों पर पता है, डिपेंड करता है, कैसे हम उसको पता कर सकते हैं, वो बताया उन्होंने। और इसी को सिंपल भाषा में कूलम्स लॉ कहते हैं, दैट्स इट। कूलम्स लॉ कोई रॉकेट साइंस नहीं, उन्होंने बस सिंपल बोला दो चार्ज है,
अब उसको तुम कहीं भी रखो, जिसको तुमने बोला 2 पॉइंट चार्जेस, ठीक है, कहीं भी रखो। बोला इनके बीच में जो अट्रैक्शन होगा, और अगर दोनों सेम चार्जेस, मान लो ये भी पॉजिटिव ये भी पॉजिटिव, तो रिपल्शन होगा वो कितना होगा। बोला ये डिपेंड इस बात पे करेगा कि भाई इनके बीच की दूरी कितनी है। अब अगर मैं दूरी कम कर दूं तो बहुत अच्छे से अट्रैक्शन होगा, वेरी वेल। देखो चेहरे पे मुस्कान आती है इन सब बातों से आपकी, मैं समझता हूँ। और दूरी बढ़ा दो तो अट्रैक्शन कम हो जाएगा, ये उन्होंने बोला। मतलब जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन और जो फोर्स ऑफ रिपल्शन इनके बीच में होगा वो डिस्टेंस के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगा, ये उन्होंने बहुत प्यार मोहब्बत से हमें समझा दिया। फिर बोला भाई इन दोनों पर्सन पे भी तो डिपेंड करेगा ना, मान लो एक पर्सन तो पागल एक पर्सन पागल नहीं, वन साइडेड लव, तो उसमें भी आपको यहाँ पर डिपेंड करेगा। दोनों इक्वल है, दोनों का जो यहाँ पर आपका ये कह सकते हो दोनों का जो चार्ज है उसका प्रोडक्ट ले लो, दोनों को मल्टीप्लाई कर दो, वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा आपका फोर्स के। जितना ज्यादा होगा दोनों के अंदर तड़प, तो नहीं अच्छा आपको रिजल्ट मिलेगा। तो इतना तो मैंने जो भाषण दिया उसको आके क्या करते हैं, लिख करके समझा देते हैं सर कूलम्स लॉ को। उसके बाद वेरी वेल भाई, वो तो आपको मुझे पता है, अभी तो मैथमेटिकल एक्सप्रेशन वगैरह आ ही जाएगा। तो क्या बोला मैंने उनको, 2 पॉइंट चार्ज ले लीजिए, एक को हम नाम दे देंगे Q1, एक को हम नाम दे देंगे Q2, और इनको एक पर्टिकुलर डिस्टेंस पे हम रख देंगे, रख दिया। उस डिस्टेंस को देखो बहुत सारी किताब में R से डिनोट किया जाता है, बहुत सारी किताब में D से डिनोट किया जाता है। दिक्कत मत लेना, मुझे R अच्छा लगता है, मतलब बहुत जगह मैंने R देखा है किताब में, तो मैं R से डिस्टेंस को डिनोट कर रहा हूँ। ओके, हाँ, बाद में ऐसा गुस्सा मत हो जाना सर ये क्या आपने तो कुछ भी कर दिया। इनके बीच में जो फोर्स एक्ट कर रहा होगा मैं उसको F से डिनोट कर रहा हूँ। तो इनका कहना है ये जो फोर्स है, अब देखो फोर्स दो तरह का हो सकता है, या तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होगा या फिर फोर्स ऑफ रिपल्शन होगा। मैं लिख रहा हूँ, तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन हो सकता है हमारे पास, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन प्लस दूसरा हमारे पास क्या हो सकता है, फोर्स ऑफ रिपल्शन। उन्होंने बोला एक काम कीजिए, अगर आपको पता ही नहीं है कि उनके बीच में अट्रैक्शन का फोर्स है कि रिपल्शन का फोर्स है, तो आप क्या कर सकते हो, तो आप दोनों को मिला के एक नया वर्ड बना लीजिए जो कि होता है फोर्स ऑफ इंटरएक्शन। तो अगर कोई आपको बोल रहा है फोर्स ऑफ इंटरएक्शन, इसका मतलब वो अट्रैक्शन रिपल्शन वहां पे दोनों की बात कर रहा है, दोनों की पॉसिबिलिटी है फोर्स ऑफ इंटरएक्शन। तो यही उन्होंने बोला कि 2 पॉइंट चार्जेस को डिस्टेंस पे रख दो, उनके बीच में जो फोर्स ऑफ इंटरएक्शन होगा, यानी कि जो F होगा ना, वो जो प्यारा सा F होगा वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा दोनों चार्ज के प्रोडक्ट, मतलब दोनों के बीच में जो प्यार है उनका प्रोडक्ट निकालो, पता चल जाएगा। तो उसके बाद इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगा उनके डिस्टेंस का, डिस्टेंस जितना कम कर सकते हैं उतना बेटर है। फिर उन्होंने बोला एक काम कीजिए, दोनों को मिला दीजिए ज्वाइंट वेरिएशन से, तो हमारे पास अच्छा डिस्टेंस का स्क्वायर का होगा, ठीक है इतना ही, हाँ डिस्टेंस का स्क्वायर का इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है, तो R स्क्वायर आएगा। इसको थोड़ा सा और अच्छे से करेंगे तो एक हम यहाँ पे कांस्टेंट देंगे, यहाँ पे K। देखो बहुत सारी किताब में बीटा लिखा होता है, बट बीटा बहुत रेयर है, स्टैंडर्ड बुक्स जो होती है वो K को फॉलो करती, हम लोग भी यहाँ पर K को फॉलो करेंगे, ठीक है। तो ये हुआ आपका कूलम्स लॉ का बहुत सिंपल सा एक्सप्लेनेशन जो मैंने आपको बता दिया। अब इसी चीज के बारे में हमने यहाँ पर आपको लिख रखा है, एक बार आप चेक कर लीजिए, पढ़ लीजिए। और यहाँ मैं यही बता रहा था कि कूलम्स ने क्योंकि इतनी सारी बातें बताई, इसीलिए चार्ज का जो यूनिट है वो कूलम है, इसी वजह से उसका यूनिट हमने कूलम रखा, क्योंकि उनकी यहाँ पर आप ये कह सकते हो कॉन्ट्रीब्यूशन, बहुत अच्छा कॉन्ट्रीब्यूशन दिया उन्होंने। तो लेट्स वाई SI यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज इज कूलम। और अगर हम सीजीएस यूनिट की बात करेंगे तो स्टैट कूलम होता है, ठीक है, इसके आगे नाउ वर्ड लगा देना स्टैट। अब इसके बाद यहाँ पर क्वांटाइजेशन का कंसेप्ट आता है कि चार्ज एग्जिस्ट इन डिस्क्रीट अमाउंट्स एंड द स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ चार्ज इज द चार्ज ऑफ एन इलेक्ट्रॉन अप्रोक्सीमेटली 1.6 into 10 to the power -19 कूलम होता है। तो कूलम को हम कैपिटल C से डेमोन्स्ट्रेट करते हैं, एज सिंपल एज दैट, ये आपको ध्यान रखना है। तो क्वांटाइजेशन का बहुत सिंपल सा मतलब है, लाइक चावल का दाना आपने देखा होगा, जैसे चावल के दाने को एक एक करके गिन सकते हैं, या फिर टॉफी का पैकेट समझ लो, ठीक है, एक टॉफी का पैकेट के अंदर एक टॉफी है, उसी तरीके से चार्ज होता है। ऐसा नहीं होगा कि एक टॉफी का पैकेट आपने खोला उसमें से आधा टॉफी निकला, टूटा हुआ निकला, या 2 टॉफी मिल गया, नहीं ऐसा नहीं होगा, हमेशा एक पैकेट के अंदर एक ही रहेगा। तो यही क्वांटाइजेशन का मतलब है कि चार्ज हमेशा डिस्क्रीट पैकेट यानी इसके अलग अलग पैकेट में मिलता है, ठीक है, और वो सिंगल होता है, एक होगा, एक यूनिट होगा पर्टिकुलर प्रॉपर। और सबसे स्मॉलेस्ट जो हमने चार्ज माना है इसको हमने एलिमेंट्री चार्ज भी नाम दिया, सुनना अच्छे से, इसको नोट कर लेना कि लिख लो, चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन इज कंसीडर एज एलिमेंट्री चार्ज विच इज 1.6 into 10 to the power -19 कूलम। ये आपको ध्यान देना है। जितनी इंपॉर्टेंट चीजें थी वो मैंने आपको यहाँ पर बता दी। अब आगे चलते हैं, चलेंगे आगे, आ जाओ। कूलम्स लॉ का जो आपका एक्सप्रेशन है, मतलब
ये वो देखो स्टेटमेंट यहाँ लिखा है, स्टेटमेंट यही है, द इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स एक एफ होगा बिटवीन 2 पॉइंट चार्जेस Q1 एंड Q2, ठीक है। अच्छा Q1 Q2 दो बार आ गया, कोई बात नहीं। Q1 एंड Q2 सेपरेटेड बाय डिस्टेंस R इन अ वैक्यूम इज गिवन बाय, यही होता, ठीक है। यहाँ पर K क्या है हमारे पास, देखो दो बार लिखा गया, थोड़ा इग्नोर कर लेना उसको। K है हमारा कूलम्स कांस्टेंट, इसकी वैल्यू होती है 9 इंटू 10 टू दी पावर 9 न्यूटन। अब इसके पीछे थोड़ा सा हम लोग यहाँ झमेला करेंगे, अभी K के बारे में थोड़ा सा देखना पड़ेगा। एंड यार सब चीजें सही चल रही हैं वो भी देखना पड़ जाता है, क्या करे, टेक्निकल कोई बंदा है नहीं जो है सब देखना पड़ता है, कभी कभी बीच में वीडियो अटक जाती है, तो नीड टू कीप आई ऑन दैट ऑल्सो। ओके चलो ठीक है, लेक्चर कितना लंबा होगा आई डोंट नो, बट मैं एकदम आराम से टाइम लेके चीजों को समझाने वाला हूँ, आराम से यार पढ़ना, मजा आएगा, ठीक है। नेचर ऑफ फोर्सेस हम पढ़ चुके हैं, अट्रैक्टिव, रिपल्सिव। देन कूलम्स कांस्टेंट होता है K, एंड इसकी जो वैल्यू है 9 इंटू 10 टू दी पावर 9 न्यूटन, ये SI सिस्टम में है, ठीक है। ये ध्यान रखना है, इसका CGS सिस्टम में एक अलग यूनिट होता है, उसके बारे में हम डिस्कस करेंगे अभी। पहले देखता हूँ स्लाइड में नेक्स्ट टॉपिक तो हमारा अभी ये है, बट फिलहाल मैं आपको नेक्स्ट टॉपिक यहाँ पर दूसरा पढ़ा, मैं न्यूमेरिकल क्वेश्चंस लिख के लाया हूँ, वो कुछ न्यूमेरिकल्स मुझे आपको कराने हैं। क्या मैं आपको करा सकता हूँ यहाँ पर, वो मुझे एक बार चेक करना पड़ेगा, अगर नहीं हुआ तो हम फिर नेक्स्ट टॉपिक पे मूव कर सकते हैं। ओके ठीक है, एक नॉर्मल समय आपको एक क्वेश्चन यहाँ पे कराता हूँ जो कि बड़ा इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, आपको मजा आएगा, उससे आपको एक अंदाजा मिलेगा कि कूलम जो है ना, 1 कूलम कितना बड़ा चार्ज है। चलो मेरे साथ साथ क्वेश्चंस को लिखो, मैं बोल रहा हूँ आपका, देखो क्वेश्चन लिखो, इफ 10 टू द पावर 10 इलेक्ट्रॉन्स, इफ 10 टू द पावर 10 इलेक्ट्रॉन्स, इफ 10 टू द पावर 10 इलेक्ट्रॉन्स आर ट्रांसफर्ड, लिखो लिखो मेरे साथ साथ लिखो, ठीक है, कोई भी यहाँ पर हाँ धोखा नहीं करेगा भाई, मेरे साथ साथ लिखो, आर ट्रांसफर्ड फ्रॉम अ बॉडी, फ्रॉम अ बॉडी पर सेकेंड, आर ट्रांसफर्ड फ्रॉम अ बॉडी, मुझे टाइम नहीं मिला स्लाइड में उसको इंसर्ट करने के, इसलिए पेज पे लिखा है कॉपी पे, अब वहां से बता देते हैं आपको, फ्रॉम अ बॉडी पर सेकेंड एंड जस्टिफाई द स्टेटमेंट। ऐसे सवाल एग्जाम में आएगा नहीं, बट ये जस्ट मैं आपको ये बता रहा हूँ फील कराने के लिए कि एक कूलम कितना बड़ा चार्ज हो सकता है। 10 टू द पावर 10 इलेक्ट्रॉन्स जो है ये ट्रांसफर हो रहा है एक बॉडी से, ये जस्टिफाई करना है इसको। जस्टिफाई का मतलब क्या, इतना बड़ा जो चार्ज है वो ट्रांसफर हो सकता है कि नहीं, वो हमें चेक करना है। और बेसिकली हम यहाँ पे टाइम के बारे में बात करेंगे, कितना टाइम लग सकता है। एंड एक चीज नोट करके लिखो कि कूलम इज अ वेरी लार्ज यूनिट ऑफ चार्ज फॉर प्रैक्टिकल यूज। प्रैक्टिकल यूज के लिए कूलम जो है वो बहुत ज्यादा बड़ा यूनिट है। एक नोट यहाँ लिखा देते हैं, इसका एक डेरिवेशन भी होता है, वो डेरिवेशन तो हम नहीं करेंगे फिलहाल, ये नोट लिख लो कि 1 कूलम, अच्छा कूलम का स्पेलिंग गलत हो गया बाबू, COU होता है, देन LOMB होता है, सो 1 कूलम हैज, एक कूलम में कितना इलेक्ट्रॉन होता है, वो होता है 6.25 इंटू 10 टू द पावर 18। अब इलेक्ट्रॉन्स को हम शॉर्ट में ऐसे लिख सकते हैं, E करके या फिर ENS करके लिख सकते हैं। इतना इलेक्ट्रॉन, एक कूलम चार्ज के अंदर इतना इलेक्ट्रॉन होता है। अब 10 टू द पावर 10 इलेक्ट्रॉन्स ट्रांसफर्ड हुआ एक बॉडी से पर सेकंड, एक सेकंड में उतना ट्रांसफर हुआ है, तो जस्टिफाई करना मतलब एक सेकंड में उतना ट्रांसफर, वैसे हो सकता है, इट डजंट टेक, मतलब हो पॉसिबल है। फिलहाल ये जो हमने लिखा है 1 कूलम में इतना इलेक्ट्रॉन होता है, ये कितने देर में ट्रांसफर हुआ होगा, तो ये भी जो स्टैंडर्ड लिखा गया ना, ये आपका 1 सेकंड का ही लिखा हुआ है। चलो फिलहाल हम देखते हैं यहाँ पर सॉल्यूशन तैयार करते हैं। तो हमें यहाँ पर बोला गया टाइम टेकन बाय 10 टू द पावर 10 इलेक्ट्रॉन्स टू मेक इट ट्रांसफरेबल, या फिर टू मेक इट ट्रांसफरेबल, टू मेक ट्रांसफर करने के लिए कितना टाइम लग रहा है इसको, 1 सेकंड का टाइम लग रहा है। चलो ठीक है, इसको 1 सेकंड का टाइम हमारा लगा, तो अब यहां से हम पता करते हैं कि एक इलेक्ट्रॉन को जाने में कितना लगेगा। सो टाइम टेकन बाय 1 इलेक्ट्रॉन टू मेक ट्रांसफर कितना हो जाएगा, वो हो जाएगा 1/10 टू द पावर 10, कितना हो जाएगा, चलो अच्छी बात है। एंड नाउ हम यहाँ पर, अच्छा सवाल वो लाइन लिखा था ना आपने कि नहीं लिखा था कि कूलम इज अ वेरी लार्ज यूनिट ऑफ चार्ज फॉर प्रैक्टिकल यूज, क्योंकि वो इसके आगे का ही है स्टेटमेंट, वो बोलना मैं भूल गया। ये यहाँ से यहाँ तक सवाल हो गया, जस्टिफाई स्टेटमेंट के आगे लिख लो, जस्टिफाई स्टेटमेंट कूलम इज अ वेरी लार्ज यूनिट ऑफ चार्ज फॉर प्रैक्टिकल यूज, यही जस्टिफाई करना अपने को। तो 1 कूलम इतना होता है, दैट्स इट, ये हमें पता है इतना इलेक्ट्रॉन होता है।
सो 1 कूलम में इतना इलेक्ट्रॉन है, नॉर्मली वो बोल रहा है 10 टू द पावर 10 इलेक्ट्रॉन्स को ट्रांसफर होने में इतना टाइम लग रहा है। तो अब हमें ये देखना होगा कि 6 पॉइंट टाइम टेकन बाई, हमें ये देखना होगा जो 1 कूलम जो चार्ज है वो कितनी देर में ट्रांसफर होगा। सो 6.25 इंटू 10 टू द पावर 18 इलेक्ट्रॉन्स को ट्रांसफर होने में कितना लगेगा, ये होगा 1/10 टू द पावर 10 इंटू 6.25 इंटू 10 टू द पावर 18। तो पहले 10 को हम लोग जो 10 का पावर में जो चीज है उसको थोड़ा सेटल आउट कर लेंगे, देन उसके बाद देखते हैं जो 6.25 है उसका क्या किया जा सकता है। देखो वैसे इसको आप सॉल्व कर लेना, मैं इसके आगे ज्यादा सॉल्व करूंगा नहीं, इसमें जो सॉल्व करके आंसर आएगा वो मैं बता देता हूँ। ठीक है, 10 का पावर है 10 को ऊपर भेजना, 18 में माइनस होगा, 10 का पावर आपको 10 मिलेगा, 18 माइनस 10 करके फिर 6.25 है, इसको आप थोड़ा सा आगे करना। ओके चलेगा ये चीज। तो इसको आप देखोगे अगर तो ये आपका सेकंड है, तो आपको करना क्या होगा, इस सेकंड को मिनट में कन्वर्ट करना, घंटा में कन्वर्ट करना, ईयर में आएगा, तो फाइनल आपका 19.181 ईयर्स आएगा। ये एग्जाम में क्वेश्चन आएगा नहीं, इसलिए उतना डिटेल में मैं कैलकुलेशन पे जा नहीं रहा हूँ। ठीक है, लेकिन यहाँ से एक हमें आइडिया मिलता है कि अगर 1 कूलम चार्ज को फ्लो कराना है तो लगभग 20 साल लगेगा। एंड इमेजिन भाई तुम्हारी उम्र अभी 20 साल नहीं हुई है, इसको 20 साल लग जाएगा अगर 1 कूलम चार्ज हम प्रॉपर तरीके से फ्लो कराना चाहते हैं। तो नॉर्मली क्या होता है, तो सोचो हम लोग बोलते हैं इतना कूलम चार्ज लग गया, 2 कूलम 3 कूलम, और नॉर्मली इतना टाइम लग जाता है। तो हम लोगों ने भी स्पीड अप कर रखा है, ये प्रैक्टिकल चीज है, ऐसा हमने देखा हुआ है। ठीक है, ये ध्यान रखना। खैर अब इसके आगे चलते हैं, ये बस एक फील कराने के लिए था कि अगर नॉर्मली आप देखोगे कैलकुलेशन वाइज मैथमेटिकली तो 1 कूलम अगर ट्रैवल कर रहा है पूरा तो 19.81 ईयर्स उसको टाइम लग जाएगा, उतना इलेक्ट्रॉन उसके पास है। बट हमारे पास सिस्टम से अभी बहुत ज्यादा स्पीड में चार्जेस फ्लो करते हैं, इसको आप नोट कर लेना। एंड अगेन यहाँ पे अब थोड़ा सा चीज हम नोट कर लेते हैं यूनिट के बारे में। यहाँ पे यूनिट्स बहुत इंपॉर्टेंट होती है। यहाँ पर चार्ज का यूनिट सीजीएस सिस्टम में स्टैट कूलम होता है, बट उसकी वैल्यू कितनी होती वो देखो। तो जो वैल्यू होती है वो होती है -4.8 इंटू 10 टू दी पावर -10 स्टैट कूलम। ये हो गया आपका सीजीएस में। एसआई में तो आपको पता है, एसआई में जो आपको बता दिया गया वही है, जो आपका इलेक्ट्रॉन का चार्ज है 1.6 -1.6 इंटू 10 टू दी पावर -19 कूलम, यही होता है। अब अगर दिमाग में सवाल आ रहा है सर स्टैट कूलम और कूलम के बीच में क्या कोई रिलेशन है, तो यस वो है, और वो आपको याद भी रखना है। 1 कूलम जो होता है, 1 कूलम इज इक्वल टू होता है 3 इंटू 10 टू दी पावर 9 स्टैट कूलम। तो ये होता है आपका, ये आपको ध्यान रखना है, जनरली ये पूछा जाता है। वैसे कूलम की स्पेलिंग में कई बार गलत लिख दे रहा हूँ, उसको एक बार आप ठीक करते चलना, मैं सी ओ के बाद यू छोड़ दे रहा हूँ, ये आप ध्यान रखना। 3 इंटू 10 टू दी पावर 9 स्टैट कूलम, ये रिलेशन बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए। ओके चलो अब हम आगे चल सकते हैं अपने टॉपिक पर, जो कि हमारे पास अब यहाँ पर है वर्क एंड पोटेंशियल डिफरेंस। देखो वर्क एंड पोटेंशियल डिफरेंस एक ऐसा टॉपिक है जो कि बहुत इजी सिंपल। एक तो पहले मैं एक क्वेश्चन आपसे पूछता हूँ, उसके बाद इस टॉपिक को मैं डेमोन्स्ट्रेट करूंगा, मतलब एक्सप्लेन करता हूँ क्या होता है। देखो जैसे मैं बोला, ये एक मेरे पास सामान है, ये एक नीचे रखा हो, नीचे तो आपको दिखेगा नहीं फिलहाल, उतना कैमरा जा नहीं रहा, बट ये नीचे रखा हो। आपने क्या किया, यहाँ पर हैंड आपका, आपने इस सामान को उठा के यहाँ रख दिया। अब एक बात बताओ, क्या आपने इसमें कुछ काम किया जब अपने सामान को नीचे से उठा के यहाँ ऊपर रखा था? डेफिनेटली आपने कुछ तो वर्क किया एज पर फिजिक्स। ये सामान नीचे क्या था, रेस्ट पे था, आपने इसको उठाया, इसको मिली काइनेटिक एनर्जी, आपने इसको काइनेटिक एनर्जी दी, इसको उठाया, ऐसा मूवमेंट हुआ, वो काइनेटिक एनर्जी इसके पोटेंशियल एनर्जी में शिफ्ट ट्रांसफर हुआ, फिर यहाँ जाके वो बैठ गया। ठीक है, सिंपल ऐसा होता है। तो यहाँ पर हमने इस बॉडी को एक एनर्जी दी, इस लेवल तक लाने में। मेरा पॉइंट बस इतना है, काइनेटिक पोटेंशियल छोड़ो, वो 9 क्लास में पढ़ा होगा, याद हुआ तो ठीक है, नहीं यार कोई बात नहीं। मेरा पॉइंट ये है कि ये चीज नीचे एक रेस्ट पर था, इस लेवल पे, मैंने उठा के उसको इस पोजीशन पे पहुंचाया है। तो अगर मैं इसको एनर्जी नहीं देता, अगर मैं इस पे काम नहीं करता, तो ये जो है अपने पोजीशन पे ही रहता। वही चीज हमारा यहाँ पर पोटेंशियल के बारे में आता है। देखो हमने इलेक्ट्रिक फील्ड के बारे में पढ़ लिया अभी, तो इलेक्ट्रिक फील्ड हमने पढ़ा ऑलरेडी, हमारे पास एक इलेक्ट्रिक फील्ड फिक्स है। हमारे पास क्या है, एक प्लस क्यू चार्ज का एक इलेक्ट्रिक फील्ड है हमारे पास जो बना हुआ है, उसको ऐसे दिखा रहा है। अब यहीं पर मेरे पास एक और प्लस क्यू चार्ज है जो कि यूनिट पॉजिटिव चार्ज है मेरे पास एकदम, ठीक है, जिसको हम टेस्ट चार्ज भी बोल सकते हैं। तो छोटा सा यूनिट पॉजिटिव चार्ज है मेरे पास, यूनिट पॉजिटिव चार्ज क्या है बेटा, छोटा सा यूनिट पॉजिटिव चार्ज है। एक काम करता हूँ, ये जो अंदर वाला जो क्यू है इसको बड़ा क्यू बना देता हूँ, वो अच्छा रहेगा। ठीक है,
ये चला, ये छोटा चार्ज। अब मेरा टारगेट ये है कि मैं क्या चाहता हूं कि इस छोटे वाले चार्ज को, ये कहां पर है, इन्फिनिटी पर है, ये रखा हुआ है इन्फिनिटी पे। मतलब इन्फिनिटी ऐसा नहीं कोई पर्टिकुलर प्लेस, इन्फिनिटी एक ऐसा डिस्टेंस है जो बता नहीं सकता हूं, काफी दूर है हमारे सेंस के हिसाब से, वो इतना दूर है कि हम वहां पहुंच नहीं सकते। बस दैट इज इन्फिनिटी, सिंपल भाषा में इतना समझ लो डिस्टेंस के मामले में, ज्यादा डिटेल में नहीं जाना है। अब मैं चाहता हूं इन्फिनिटी से इस यूनिट पॉजिटिव चार्ज को उठा करके इस फील्ड के अंदर किसी भी एक पॉइंट पे लाना है। मान लो यहाँ पे ये पॉइंट ए है, मुझे यहाँ पे लाना है इस चार्ज को। तो अब एक बात बताओ, ये फील्ड कैसा है, पॉजिटिव, इस पे पॉजिटिव एक इसका एक अपना अट्रैक्शन है, ये ठीक है, इसका एक अपना चार्ज है, इसका भी यूनिट पॉजिटिव चार्ज है, भी पॉजिटिव चार्ज है। तो क्या इनके बीच में रिपल्शन होगा कि नहीं होगा? आप बोलोगे यस डेफिनेटली, इस पूरे रास्ते में हमें रिपल्शन का सामना करना पड़ेगा। जैसे जैसे हम करीब आएंगे इलेक्ट्रिक फील्ड में, फिर इलेक्ट्रिक फील्ड में एंटर करेंगे, वैसे वैसे रिपल्शन बढ़ेगा। तो हम यहाँ क्या कर रहे हैं, एक पर्टिकुलर एक चार्ज है मेरे पास, उस चार्ज को मैं उठा करके चाह रहा हूँ एक फील्ड के अंदर एक पर्टिकुलर पॉइंट पे रखना। तो ये जो हम काम कर रहे हैं, सो जो मैंने काम किया इस छोटे चार्ज को उठा करके इस पर्टिकुलर ए पॉइंट पे लाने में, वही कहलाता है पोटेंशियल। किसका? इस पॉइंट का। ये उस पॉइंट का पोटेंशियल है, क्योंकि मैंने उस पॉइंट पे जाने के लिए मुझे इतना काम करना पड़ा, उसकी इतनी शक्ति थी कि उसने मुझसे इतना काम करवाया, उसने मुझे इतने देर तक रोका। अगर उसके पास ज्यादा पोटेंशियल होता तो मुझे ज्यादा देर तक रोक लेता उस चार्ज को वहां पर फिक्स करने में। इट्स लाइक भाई, यहाँ पर एक दरवाजा है और दरवाजे के बाहर एक सिक्योरिटी गार्ड खड़ा है, ठीक है, एक सिक्योरिटी गार्ड खड़ा है, हट्टा कट्टा मोटा तंदुरुस्त आदमी, मतलब थोड़ा सा जैसे भी एक सिक्योरिटी गार्ड खड़ा है। अब तुम आ रहे हो सिंगल पसली आदमी, तो तुम इसको हटा करके अंदर जाना चाहते हो। तो यहाँ पर तुम्हारी पोटेंशियल की बात नहीं हो रही है, अब इस बंदे की पोटेंशियल कितनी है वो डिपेंड करेगा कि वो तुमको कितने देर तक रोक सकता है, ठीक है। तो जितना एनर्जी, जितना काम तुम्हें करना पड़ेगा उसको हटाने के लिए, तब तुम्हें समझ में आएगा भाई इतना ही दम था। लोग बोलते हैं बस इतना ही दम था, ये वो दम की ही बात हो रही है यहाँ पर भाई, बस इतना ही दम था तुम्हारे अंदर, यस इतना ही दम था मेरे अंदर, सामने लेकर इतना ही दम था, वही उसका पोटेंशियल था। तो कोई एक यूनिट पॉजिटिव चार्ज को इन्फिनिटी से उठा करके इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर किसी भी एक पॉइंट के अंदर रखने में जो वर्क डन हम करते हैं वो कहलाता है उस पॉइंट का इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। ध्यान रखना, इस पर्टिकुलर पॉइंट का इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। तो पोटेंशियल इज अ काइंड ऑफ वर्क डन, ये ध्यान रखना है। तो यहाँ पर हम पोटेंशियल को क्या करते हैं, V से डिनोट करते हैं यहाँ पर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल को। एंड वर्क डन एक तरह का, तो वर्क डन किसमें किया हमने, यूनिट पॉजिटिव चार्ज पर। तो ये फॉर्मूला बन जाता है V इज इक्वल टू W/Q। अब यहाँ पे कहानी हम थोड़ा सा और आगे बढ़ाते हैं और ये बोलते हैं चलो ठीक है, अब हम फील्ड के अंदर आ चुके हैं, बट इस फील्ड के अंदर मुझे यहाँ B पॉइंट पर पहुंचना है। अब मुझे इस दूसरे पॉइंट पे पहुंचना है भाई, यहाँ पे A पॉइंट पर नहीं रहना, ठीक है। तो फील्ड के अंदर ही हूं मैं, ठीक है। इट्स लाइक कि मैंने यहाँ पर एक सिक्योरिटी गार्ड को मार के टपका करके आगे में बढ़ गया। अब मैं जैसे इस दरवाजे के अंदर पहुंचा, पता चला उस दरवाजे के अंदर भी एक और दरवाजा है और उस दरवाजे के बाहर भी एक हट्टा कट्टा यहाँ पर बॉडी गार्ड है। तो अब मुझे उसको झेलना पड़ेगा, ठीक है, मतलब उसका पोटेंशियल देना पड़ेगा। तो अब मैं रूम के अंदर ही हूँ, बट रूम के अंदर भी मुझे एक पोजीशन से दूसरे पोजीशन तक जाने के लिए कुछ तो वर्क करना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि मेरे सामने एक हर्डल पड़ा हुआ है, एक यहाँ पर हट्टा कट्टा आदमी है जिसको मुझे हटा करके जाना पड़ेगा। तो वही चीज अब यहाँ पर मैं फील्ड के अंदर हूँ, यहाँ पर पॉजिटिव चार्ज और भी ज्यादा है। अब मेरा टारगेट है कि इस वाले छुटकू सा चार्ज को उठा करके मैं इस ए पॉइंट से बी तक लेके आ जाऊं। तो ये कहलाता है पोटेंशियल का डिफरेंस, क्योंकि ऑलरेडी इस पॉइंट पे जब चार्ज था, तो इस पॉइंट पे जब चार्ज है तो उसके पास कुछ ना कुछ पोटेंशियल तो आया होगा। जो भी इस पॉइंट पे पोटेंशियल था वो पोटेंशियल अब उस चार्ज को मिल चुका होगा। इतना आप सिंपल समझ लो। अब इसको यहाँ पर ये जाएगा तो पोटेंशियल में चेंज तो होगा ना बबुआ, तो यही कहलाता है पोटेंशियल का डिफरेंस। और यहाँ पे हमेशा एक ज्यादा वो एक कम होगा, तो आपके पास कम है, आप जा रहे हो ज्यादा वाले के पास, ये ध्यान रखना। ज्यादा से कम में आप जा रहे हो ज्यादा वाले तरफ, ठीक है, ध्यान रखो। जैसे नॉर्मली पोटेंशियल का डिफरेंस होता है वो पोटेंशियल हाई टू लो की तरफ फ्लो करता है, यहाँ पे आपको ऐसा समझना है अभी। तो फील्ड के अंदर पोटेंशियल डिफरेंस क्या होता है, एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक जाने में जितना वर्क डन हम कर रहे हैं उस चार्ज के ऊपर, वो कहलाता है पोटेंशियल का डिफरेंस, जो कि दोनों पॉइंट को माइनस करके, यहाँ पे दोनों का माइनस करेंगे, एक ज्यादा होगा एक कम होगा, डेफिनेट से बात है कि एक ज्यादा होगा एक कम होगा। आई होप आपको पोटेंशियल और इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का कंसेप्ट बहुत अच्छे से समझ में आ चुका होगा। आइए अब डिफिनेशन वाले पार्ट पे हम बात कर लेते हैं जो हमने लिख रखा है। तो डिफिनेशन इट्स लाइक सिंपल, जैसा मैंने बताया आपको कि इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट अ पॉइंट इज द वर्क डन इन ब्रिंगिंग यूनिट पॉजिटिव चार्ज फ्रॉम इंफिनिटी टू दैट पॉइंट इन एन इलेक्ट्रिक फील्ड। सिंपल वही बात लिखा है, एक पॉइंट से उठा करके लाके वहां रख देना है। तो ये होता है हमारा यूनिट, इसका वोल्ट होता है, VOLT, इसको दिखाते हैं हम लोग V से कैपिटल V। तो 1 वोल्ट इज इक्वल टू 1 जूल बाई कूलम, क्योंकि
अभी मैंने बोल दिया आपको वोल्ट इज इक्वल टू वर्क डन बाय कूलम, तो वर्क डन तो जूल में हम कैलकुलेट करते हैं, तो 1 वोल्ट इज इक्वल टू 1 जूल बाय 1 कूलम, और चार्ज का यूनिट हमारा कूलम होता है। पोटेंशियल डिफरेंस क्या हुआ, तो पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन 2 पॉइंट इज द वर्क डन इन मूविंग अ यूनिट पॉजिटिव चार्ज फ्रॉम वन पॉइंट टू अनदर, बस यही उसका फॉर्मूला सेम ही निकलेगा, इसका फॉर्मूला सेम निकलता है, बस ज्यादा से ज्यादा होता है जो हम लोग ये लिखते हैं भाई पोटेंशियल डिफरेंस का फॉर्मूला। तो यहाँ पर हम ऐसे डायरेक्शन लिख देते हैं, ए से बी तक हम गए थे, अब उसमें कोई तो एक बड़ा होगा तो हम बोल देते हैं वर्क डन एट बी मेरा ज्यादा था, वर्क डन एट ए मेरा कम हुआ, तो नीचे हम क्यू कर देते हैं, ओवरऑल आएगा तो वर्क डन ही। तो हम लोग इसको शॉर्ट में ऐसे भी लिखते हैं पोटेंशियल डिफरेंस, ऐसे ए बी लिखा है मतलब ए से बी तक ले गया है, इसका मतलब ये होता है वर्क डन ए बी लिखा है मतलब ए से बी तक लाने में काम, नीचे चार्ज, ये वो पोटेंशियल डिफरेंस, बाकी सब नोटेशन वही सेम है। अब पोटेंशियल डिफरेंस को मेजर करने की जो इंस्ट्रूमेंट उसका नाम आपको याद रखना वो है potential difference is measured using a voltmeter which is connected in a parallel across the two points, ठीक है, पैरेलली हम लोग लगाते हैं। ये देखो अभी तो सर्किट में मैं आऊंगा डायग्राम पे, बट इतना याद रखो कि एक वोल्टामीटर का यूज करके हम यहाँ पर पोटेंशियल डिफरेंस को मेजर करते हैं। सर्किट डायग्राम पे आऊंगा बाद में, उसको रहने दो, आ जाओ। अब यहाँ पर आता है मोस्ट कंफ्यूजिंग चीज जो कि है इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स। इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स ईएमएफ, यहाँ नाम में फोर्स है, बच्चों को लगता है फोर्स है तो धोखा वो दे रहे हैं, बट ये भी एक तरह का वर्क डन है। कैसे, अभी समझेंगे हम लोग, ठीक है। और यहाँ पे पोटेंशियल डिफरेंस और ईएमएफ के बीच में बच्चे यहाँ पर कंफ्यूज होते हैं। देखो इसको डिफिनेशन पढ़ने से पहले अगेन मैं आपको एक छोटा सा स्टोरी के थ्रू चीजों को समझाना चाहता हूँ, वही हम लोग करते हैं। देखो जस्ट मानो तुम्हारा मंथ स्टार्ट हुआ, मंथ में शायद आपको पॉकेट मनी मिलती हो ना भी मिलती, मतलब अज्यूम कर लेना आपका मंथ स्टार्ट हुआ, ठीक है, मंथ स्टार्ट हुआ, मैं अज्यूम कर रहा हूँ आपको एक पॉकेट मनी यहाँ पर मिल रही है। क्या मिल रही है भाई, पॉकेट मनी आपको मिल रही है, चलिए ठीक है, पॉकेट मनी आपको मिल रही है। अब पॉकेट मनी आई एम अज्यूमिंग कि आपको मान लो 1000 रुपये, वैसे उतना मिलता नहीं होगा बट काल्पनिक चीजें हैं तो मान सकते हैं, मानने में क्या ही जाता है। 1000 रुपये आपको काल्पनिक चीजें, इमेजिन कर लो सपने में मिल रहा है, महीने के 1000 आपको मिला, तो क्या मैं ये कह सकता हूँ कि आप मंथली, आप तो कुछ कमा नहीं रहे, आपको ये पॉकेट मनी मिला अपने पापा से, मंथली आप एकदम जो मोस्ट खर्चा कर 1000 कर सकते हो, ये आपकी मैक्सिमम कैपेसिटी है। आई कैन से कि आपके पास ये आपकी मैक्सिमम कैपेसिटी है पैसा खर्च करने की, बट ये मैक्सिमम कैपेसिटी आपको बहुत खुशी हुआ कि 1000 तक तो मैं मंथली में चला जाऊंगा। अब ये पैसा ऐसा नहीं है कि 1000 का नोट, ठीक है, 1000 का नोट तो है ही नहीं, 500 का नोट मिल रहा है, 100 का नोट है, अभी समझने के लिए बस समझना ये छुट्टे पर, या फिर मान लो आपके ऊपर थोड़ा सा कर्ज पहले से अपने दोस्त से उधार ले रखा था, सो आपने उधार लिया दोस्त से, जैसे दोस्त को पता चला, आपका जो दोस्त था एकदम इंतजार में बैठा हुआ था एकदम, भाई आजा भाई बेटा पैसा मिला है तुमको, मैं तो लूंगा पैसा, आई हाई मैं तो तुम्हारा पैसा लेगा। तो तुम्हारा जो दोस्त था उसके पास तुम्हारा उधार बाकी था अच्छे से, उसको बोला 200 मेरा बाकी है तो मुझे ये 200 दे दे, तो उसको 200 आपको देना पड़ा। अब यहाँ पर आपके पास बचा कितना है, 800। यहाँ पर जैसे खर्चा करने गए एक आपको रेजिस्टेंस देखने को मिला, कैसा रेजिस्टेंस, आपको रुकावट, सिंपल भाषा में रेजिस्टेंस मतलब आपको देखने को मिल गया रुकावट, एक रिस्ट्रिक्शंस मिल गया आपको, जिसको सिंपल भाषा में बोलता हूँ रुकावट। ये रुकावट के सब 1000 आप पूरा खर्च नहीं कर पाओगे, आपका 200 उसको देना ही पड़ा क्योंकि उसको पता है आपके पास है, आपको अल्टीमेटली देना ही होगा, उधार था आपका, बच नहीं सकते, ठीक है। तो 800 ही बचा आपके पास, ये एक इंटरनल रुकावट मिला। कैसा रुकावट, इंटरनल, क्योंकि अपने ही दोस्त से मिला है, गद्दारी हुई आपके साथ, तो इंटरनल रुकावट आपको मिला। ये हुआ तो मैक्सिमम आपके पास कितना था 1000, बट इंटरनल आपको मिला। अब आपके पास 800 बचे, नाउ अब आप इसको खर्च कर सकते हो। बट एक बात बताओ, अगर ये 800 रुपया आपने पूरा एक महीने से पहले ही खर्च कर लिया, अपने पैसे को खर्च कर दिया, तो क्या होगा, क्योंकि बस पैसा फिर दोबारा मिलेगा, नहीं मिलेगा। और यही कंसेप्ट आता है ईएमएफ का, कि जब कोई बैटरी बनाई जाती है, सुनना मेरे बात ध्यान से, बहुत ध्यान से सुनना, बहुत मजा आएगा इस कंसेप्ट को, आप भूलोगे नहीं फिर। जब एक बैटरी बनती है तो उस बैटरी को एक मैक्सिमम पोटेंशियल डिफरेंस दिया जाता है। क्या दिया जाता है, मैक्सिमम पोटेंशियल डिफरेंस दिया जाता है उसको, मतलब भाई इससे ज्यादा वो अपना उसके इससे ज्यादा वो पोटेंशियल खर्च कर ही नहीं सकता है। सो मैक्सिमम पोटेंशियल डिफरेंस में पीडी लिख रहा हूँ दिया जाता है, बट वो मैक्सिमम पोटेंशियल में भी बैटरी के अंदर ही कुछ ऐसे प्राणी होते हैं इनर साइड में, जो उसमें से थोड़ा सा पोटेंशियल वो रख लेते हैं, जो कि इंटरनल रेजिस्टेंस के नाम से जाना जाता है। तो उसके पास जो बचा वो अब वो खर्च करेगा। तो ये मैक्सिमम पोटेंशियल डिफरेंस उसके पास कब है, जब वो खर्च नहीं कर रहा है। ये समझने वाली बात है। ये बैटरी मैं मार्केट से खरीद के लाया, मेरे पास बैटरी नहीं बना, देखा था मैं आपको। सपोज मैं बैटरी खरीद के लाया मार्केट से, उस पे लिखा है उसके पीछे कि भाई इसका जो पोटेंशियल है वो 200 वोल्ट है, मतलब ये उसका ईएमएफ है अभी के लिए,
एकदम मैक्सिमम पोटेंशियल डिफरेंस इतना आपको दे सकता है। और जैसे ये खर्च करना स्टार्ट करेगा, आहिस्ता आहिस्ता ये पोटेंशियल डिफरेंस खर्च होता रहेगा, होता रहेगा, होता रहेगा। पहले तो कुछ स्टार्टिंग में चला जाएगा, मान लो 180 बचा, इंटरनल रेजिस्टेंस ने 20 वोल्ट खत्म कर दिया, 180 वोल्ट बचा, टाइम टू टाइम ये खर्च होगा। एक टाइम पे होगा जब पोटेंशियल डिफरेंस हो जाएगा जीरो, बैटरी डेड हो जाता है। वहीं पे हम बोलते हैं भाई बैटरी डेड हो चुका है, बैटरी काम नहीं कर रहा है। आई होप आपके भेजे में दिमाग में घुसी होगी। आओ अब डिफिनेशन देखते हैं। So EMF is the maximum potential difference between the terminals of a cell when no current is flowing. जब कोई करंट नहीं फ्लो कर रहा है, इट मीन सिंपल भाषा में अभी खरीद के लाया उसको फ्रेश में देख रहा हूँ, वही है उसका। जस्ट लाइक आपको 1000 रुपए मिला था, अभी आपने खर्च नहीं किया, वही है मैक्सिमम पोटेंशियल डिफरेंस उसका, वही EMF कहलाता है। डेट इज इन एन ओपन सर्किट, उसको शॉर्ट भाषा में बोल सकते हैं कि ओपन सर्किट, अभी सर्किट क्लोज हुआ ही नहीं है। सर्किट क्लोज कब होगा? आपके पास पैसा था, अभी ओपन सर्किट में ओपन होगी, पैसा आप दोगे दूसरे को, सर्किट क्लोज हो रहा, आपने उसको पैसा दिया, एक सर्कुलेशन क्रिएट हुआ, वही चीज है। सो इट रिप्रेजेंट्स द एनर्जी सप्लाइड बाय द सेल पर यूनिट चार्ज, मतलब एक यूनिट चार्ज को फ्लो, ये अभी EMF का अच्छा काम सुनना, ठीक है, ये हो गया इसका स्टैंडर्ड डेफिनेशन। किताब और बोलती है एक यूनिट चार्ज को पूरा सर्किट में फ्लो कराने के लिए जो वर्क डन करना पड़ता है वो है EMF, सिंपल भाषा में। ये देखो सर्किट हमने छोटा बना रखा है, एक पॉजिटिव साइड है, एक नेगेटिव साइड है। अब यहाँ पर जब चार्ज फ्लो होगा ना, तो ये इंटरनली आपको दिख रहा है, इंटरनल ये जगह आपका, तो इंटरनल यहाँ से इलेक्ट्रॉन फ्लो करना शुरू करेगा पहले इंटरनली, फिर ये बाहर ऐसे ये सर्किट जाएगा, फिर इस तरीके से ऐसा एक चक्कर लगाएगा, ये पूरा होता है। तो इंटरनली जब वो निकलेगा कुछ इंटरनल रेजिस्टेंस लगेगा, जो हमने पहला आपको कंसेप्ट समझा दिया, जो आपका दोस्त था 200 रुपए आगे ले गया। अब जो बचा वो ऐसे इस तरीके से फ्लो करना शुरू करेगा। तो एक पर्टिकुलर अमाउंट ऑफ एनर्जी जो है, वो जो EMF यानी कि मैक्सिमम पोटेंशियल डिफरेंस, जो एक पर्टिकुलर अमाउंट ऑफ एनर्जी वो दे रहा है, वो वर्क डन कर रहा है, ठीक है, एक पर्टिकुलर वर्क डन कर रहा है, यूनिट चार्ज है, उसको पूरा सर्किट का चक्कर लगाने में वो काम कर रहा है। तो वो एक लिमिटेड टाइम तक कर सकेगा जब तक उसके पास पोटेंशियल का डिफरेंस है। ओके, तो यही होता है भाई EMF आपका, एक यूनिट पॉजिटिव चार्ज को सर्किट का पूरा चक्कर लगाने में जो काम करना पड़ रहा है वो EMF कहलाता है। इन शॉर्ट स्टैंडर्ड डिफिनेशन यही कि EMF एकदम मैक्सिमम पोटेंशियल डिफरेंस है दो टर्मिनल ऑफ सेल के बीच का, जब कोई करंट नहीं फॉलो कर रहा, मतलब वो ओपन सर्किट, मतलब आपने उसको किसी भी सप्लाई, किसी भी अप्लायंसेस से कनेक्ट नहीं किया, दैट्स इट। देन वर्क डन चार्ज हो गया, तो इसका भी वोल्ट हमारा होता है। बेसिक डिफरेंस क्या है? ये प्रॉपर आपका वर्क डन तो है, ठीक है। या फिर इसको आप ऐसा बोले एनर्जी सप्लाइड है, ये इसको आप सिंपल ऐसा बोल सकते हो। डिफरेंस बना दो, पोटेंशियल डिफरेंस वर्क डन है, और EMF क्या है? एनर्जी सप्लाइड। तो ये एक एनर्जी पर्टिकुलर सप्लाई कर रहा है आपका एक चार्ज को फ्लो करने में। कब तक कर पाएगा? जब तक है तब तक कर पाएगा। इंटरनल रेजिस्टेंस समझ में आ गया आपको? इंटरनल रेजिस्टेंस को हम आगे चल के भी और अच्छे से समझेंगे। देखो एनर्जी सप्लाइड बाय सेल, सो व्हेन अ सेल इज कनेक्टेड इन अ सर्किट इट डज वर्क टू मूव चार्जेस थ्रू द एक्सटर्नल सर्किट एंड इट्स इंटरनल सर्किट, बाहर और अंदर दोनों, ठीक है। देख रहे हो ये सर्किट डायग्राम हमने बना रखा है, ऐसा ही होता है। ये यहाँ पर ये जो कैपिटल R रेजिस्टेंस को दिखा रहे हैं, मतलब ये रुकावट है, और यहाँ पर देखो ये इंटरनल रुकावट है। तो ये रेड के अंदर, ये जो रेड डॉट के अंदर आपको दिख रहा है, ये इंटरनल सर्किट हमने बनाया, मतलब सेल के अंदर ऐसा है, सेल के अंदर ऐसा चल रहा है, उसको रेजिस्टेंस मिला, उसके बाद वो नेगेटिव पॉजिटिव यहाँ से बाहर निकलता है, चार्ज ऐसे बाहर निकला यहाँ से, फिर यहाँ आया, फिर उसको बाहर में भी रेजिस्टेंस देखने को मिल रहा है। तो रेजिस्टेंस है, इसी वजह से वो वोल्टेज आएगा, एक टाइम के बाद कम होगा, एक टाइम के बाद उसको डेड होना ही होना है। तो एक्सटर्नल वर्क आपका हो गया एनर्जी यूज्ड इन एक्सटर्नल सर्किट, दैट इज लाइटनिंग अमर। इंटरनल वर्क एनर्जी लॉस्ट ड्यू टू इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ द सेल। इंटरनल रेजिस्टेंस की वजह से जो एनर्जी लॉस्ट हो रहा है वो इंटरनल वर्क में काउंट हो जाएगा, और बाहर में जो एनर्जी आपका खर्च हो रहा है वो एक्सटर्नल वर्क में काउंट। रिलेशन बिटवीन EMF टर्मिनल वोल्टेज एंड इंटरनल रेजिस्टेंस। सो EMF टर्मिनल वोल्टेज क्या है? जो बाहर में आपको आउटपुट इनडायरेक्टली मिला, आपका 200 मान लो 220 वोल्ट का आपके पास सेल था, बैटरी था, अपने एक बल्ब में उसको कनेक्ट किया, लेकिन वो बल्ब आपका 200 वोल्ट ही जल पा रहा है, क्योंकि 20 वोल्ट अंदर खत्म हुआ, तो फाइनल आपको कितना मिला? 200 वोल्ट। वो हुआ आपका टर्मिनल वोल्ट, जो हमने यहाँ पे V से लिखा। तो EMF बराबर V टर्मिनल वोल्टेज प्लस IR, मतलब ये इंटरनल करंट के हम बात, इंटरनल अंदर का हम पोटेंशियल का बात कर रहे हैं। अभी देखेंगे पोटेंशियल का फॉर्मूला यही बनता है आपका। तो EMF आपका इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स हो गया इन वोल्ट्स, V आपका टर्मिनल वोल्टेज हो गया कैपिटल V पे, I आपका करंट है एम्पेयर्स, इसको यूनिट होता है एम्पेयर्स करंट का, R इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ द सेल इन ओम्स, ठीक है। रेजिस्टेंस का यूनिट ओम होता है, ओम्स लॉ पढ़ेंगे तो पता चलेगा। दिस इक्वेशन शो दैट द टर्मिनल वोल्टेज इज लेस देन द EMF व्हेन करंट फ्लोज ड्यू टू वोल्टेज ड्रॉप अक्रॉस द इंटरनल रेजिस्टेंस। आई होप यहाँ तक आपको मैं सारी चीजें बहुत अच्छे से समझा पाया हूँ। अब आगे चलते हैं, इसको आप नोट डाउन कर लेना।
एंड ये नोट्स आपको लेना है, देन अल्फा बैच में आप एनरोल कर लीजिए। मैं कई बार बता चुका हूँ कैसे एनरोल करना है, एक बार लेक्चर के एंड में फिर बता दूंगा। तो यहाँ पर हमारा ये समरी की पॉइंट्स है, आप इसको एक बार देख लीजिए पूरा का पूरा। जितना मैंने अभी पढ़ाया वो पूरा मैंने यहाँ पर समरी लिख दिया है इस पूरे पर्टिकुलर सेक्शन का जो हमने अभी तक कवर किया है। आई होप ये आपको बहुत अच्छे से क्लियर हो गया होगा। आगे चल सकते हैं, चलते हैं आगे, चलो आ जाओ। तो आगे आते हैं अब हम लोग। नेक्स्ट पार्ट इज लेक्चर नंबर 2 पे, अब मतलब लेक्चर नंबर 2 का वो पार्ट है, तो वो ओम्स लॉ है। तो ओम्स लॉ आसान है, ओम्स लॉ में कुछ है नहीं ज्यादा, ओम्स लॉ सिंपल, तो मैं यहीं पे डिस्कस कर लेता हूँ, उसको छोड़ो, अपना क्या ही जाना उस पर। यहाँ पर एक न्यू स्लाइड ऐड करके हम ओम्स लॉ डिस्कस कर लेते हैं। अब ओम्स लॉ में क्या बोलता है, ओम्स लाइक ये बताता है कि भाई देखो कूलम्स लॉ ने क्या बताया, चार्ज के बारे में, इसने करंट के बारे में बताया। तो पहले तो करंट का हम डेफिनेशन जान लेते हैं। करंट का डेफिनेशन क्या होता है, तो रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज को हम करंट बोलते हैं, एकदम ठेठ भाषा में। रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज, तो चार्ज की जो बहने की शरह है उसको हम बोलते हैं, चार्ज की बहने की शरह को हम करंट बोलते हैं। एक पर्टिकुलर टाइम पे कितना चार्ज बह रहा है। अब करंट को हम आई से डिनोट करते हैं, चार्ज को हमने क्यू से डिनोट कर रखा है ऑलरेडी, टाइम को हम टी से डिनोट कर रहे हैं। अब मान लो 1 सेकंड में 1 कूलम चार्ज बह रहा है, तो उसको हम बोलेंगे 1 एम्पियर करंट। तो 1 एम्पियर जो करंट होता है वो कैसा होता है, वो होता है 1 कूलम चार्ज 1 सेकंड में बह रहा है। अब आपको बोलेगा डिफाइन 1 एम्पियर करंट, तो अब सिंपल ये बताना है कि अगर 1 सेकंड में 1 कूलम चार्ज फ्लो हो रहा है किसी भी कंडक्टर से, तो वो आपका कहलाता है 1 एम्पियर। खत्म बात, आ जाओ। चलो अभी ओम्स लॉ में सिंपल ये बोलता है कि अगर जो हमारा करंट का फ्लो है वो किन किन चीजों पे डिपेंड कर सकता है। आ जाओ ओम्स लॉ हम लोग यहाँ बात कर लेते हैं, ओम्स लॉ एंड रेजिस्टेंस के बारे में। देखो तो ये सिंपल स्टेटमेंट है, इसमें ज्यादा हम टाइम देंगे नहीं, आपको पता है इसमें। तो ओम्स लॉ स्टेट्स दैट current flow through a conductor between 2 points is directly proportional to the voltage across the 2 points provided the temperature remains constant। इनका बोलने का सिंपल मतलब है, एक कंडक्टर है मेरे पास, ठीक है, एक कंडक्टर है, तो कंडक्टर के बीच में करंट फ्लो कर रहा है। मान लो ये एक वायर है मेरा पतला सा, तो इस पे मेरा करंट क्या फ्लो कर रहा है, करना चाहिए। इनके बीच में पोटेंशियल डिफरेंस होना चाहिए। करंट को फ्लो करने के लिए पोटेंशियल डिफरेंस का होना बहुत जरूरी है, मतलब उसके बिना वो फ्लो करेगा ही। तो इस पॉइंट पे पोटेंशियल का डिफरेंस, इस पॉइंट पे पोटेंशियल अलग होगा, इस पॉइंट पे कुछ अलग होगा। तो हमेशा जो मेरा करंट होगा वो हाई पोटेंशियल से लो पोटेंशियल की तरफ बहेगा। मतलब यहाँ पे पोटेंशियल VA है, यहाँ पे पोटेंशियल VB है, और हमें ये पता चलता है कि जो V है वो VB से ज्यादा है, तो यहाँ से यहाँ तक वो करंट हमारा फ्लो करेगा। जितना ज्यादा होगा पोटेंशियल का डिफरेंस उतना ज्यादा करंट हमारा फ्लो करेगा। ये हमारा सिंपली बोला हुआ, यही हमने सर्किट यहाँ बना रखा है। अब इसको मेजर करने के लिए हम यहाँ पे एम मीटर इंस्ट्रूमेंट लगाते हैं। सो एम मीटर हमारा करंट मेजर करता है, फिर हम वोल्ट मीटर लगाते हैं, कहाँ, वोल्ट मीटर हमारा पोटेंशियल डिफरेंस मेजर करता है। एज सिंपल एज दैट। बट ये लॉ तभी वैलिड है जब आपका टेम्परेचर कांस्टेंट हो। टेम्परेचर के अलावा एक और चीज होता है यहाँ पर, टेम्परेचर एंड अदर फिजिकल क्वांटिटीज। ठीक है, टेम्परेचर के आगे और लिखा टेम्परेचर रिमेन्स कांस्टेंट, टेम्परेचर एंड अदर फिजिकल क्वांटिटीज। अदर फिजिकल क्वांटिटीज में क्या क्या चीजें आती हैं और हम आगे बात करेंगे। तो यहाँ से हमें रिलेशन मिल जाता है V इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू I का। इसको हम थोड़ा सा ओपन करते हैं तो V इज इक्वल टू IR हमें मिलता है, नहीं कि R यहाँ से रेजिस्टेंस का टर्म हमें इंट्रोड्यूस होता है एज अ फॉर्मूला ओम्स लॉ के थ्रू। तो यहाँ से हमें R इज इक्वल टू V बाई I मिलता है, जिससे हमें पता चलता है कि व्हाट इज रेजिस्टेंस। सो बेसिकली रेजिस्टेंस तो एक रुकावट है जो करंट के फ्लो में रेजिस्टेंस एक प्रॉपर्टी है कंडक्टर की जो करंट के फ्लो में रुकावट पैदा करती है। एज सिंपल एज दैट। करंट रेजिस्टेंस इज द प्रॉपर्टी ऑफ ए मैटर दैट प्रोवाइड्स हर्डल इन द फ्लो ऑफ करंट। ये हो गया आपका। और अगर अकॉर्डिंग टू ओम्स लॉ बोला जाए, बोले अकॉर्डिंग टू ओम्स लॉ बताओ रेजिस्टेंस का डिफिनेशन क्या होता है, तो आप बोलना अकॉर्डिंग टू ओम्स लॉ रेजिस्टेंस इज द रेशियो ऑफ पोटेंशियल डिफरेंस टू द करंट। वही आता है, पोटेंशियल डिफरेंस और करंट का रेशियो आता है रेजिस्टेंस। सो अगर यहाँ पर देखो रिलेशन क्या लिखा है, इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये वाला। द रिलेशन इंप्लाइज दैट द रेजिस्टेंस आर ऑफ ए कंडक्टर इज कांस्टेंट प्रोवाइडेड इट्स टेम्परेचर रिमेन्स अनचेंज्ड। जब तक टेम्परेचर कांस्टेंट है तब तक रेजिस्टेंस भी कांस्टेंट हो जाएगा। टेम्परेचर चेंज किया रेजिस्टेंस चेंज हो जाएगा। ओके, आ जाओ इसका ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन के बारे में बात करते हैं। दो है, एक तो ओमिक कंडक्टर, नॉन ओमिक कंडक्टर। याद रखना ओमिक कंडक्टर सिंपली वो कंडक्टर जो ओम्स लॉ को फॉलो कर रहे हैं, नॉन ओमिक कंडक्टर वो जो ओम्स लॉ को फॉलो नहीं कर रहे हैं। मतलब ऐसा कंडक्टर जिसमें पोटेंशियल डिफरेंस बढ़ाया, करंट का फ्लो बढ़ा, कम किया, करंट का फ्लो घट गया, ये हुआ ओमिक कंडक्टर। नॉन ओमिक कंडक्टर ठीक इसका उल्टा है।
तो ओमिक कंडक्टर के लिए जो ग्राफ बनता है वो आपका स्ट्रेट लाइन पासिंग थ्रू ओरिजिन बनता है, लीनियर ग्राफ बनता है। बट नॉन लीनियर हमारा इसका बनता है आपका नॉन ओमिक कंडक्टर का, नॉन लीनियर इस तरीके से बनता है, इस तरीके से कर्व ऊपर की तरफ अपवर्ड आपका जा रहा होता है ग्राफ। ठीक है, ये हमारा बस इतना ही आपको ध्यान रखना है ग्राफ में, और कुछ नहीं। बाकी हाँ, स्लोप की अगर हम बात करेंगे तो इसमें स्लोप आप निकाल सकते हो, किसी मान लो इस पॉइंट पे किसी पॉइंट पे स्लोप निकालना है, एंगल थीटा बना लो, तो स्लोप को हम tan थीटा बोलते हैं। ठीक है, tan थीटा हमारा स्लोप होता है, जो कि आपका tan थीटा क्या होता है, परपेंडिकुलर बाय बेस करना है आपको, तो हम सिंपली निकाल लेंगे। यहाँ से थोड़ा बढ़ाते हैं, इसको ऐसे लेते हैं, पता चला परपेंडिकुलर में ये है, बेस में ये, इस तरीके से हम यहाँ पे चीजों को बनाते हैं। तो यहाँ से हमें पता चलता है जो आता है, तो ओवरऑल जो स्लोप है वो रेजिस्टेंस से निकल के आता है। ठीक है, ये आप कर लेना। करने मतलब क्या करोगे, इसमें उतना ज्यादा ध्यान देने वाली चीज है नहीं, क्योंकि स्लोप आपका ना बहुत ज्यादा तो वो डिटेल में आपसे जाते नहीं है, डिटेल में वो स्लोप वगैरह पूछते नहीं, बट फिर भी ध्यान रखना, यहाँ पर ओम्स लॉ का स्लोप तो पूछते नहीं है, स्लोप वगैरह बिहेवियर ऑफ गैस वाले चैप्टर में बहुत ज्यादा है। तो आगे आ जाए, नेक्स्ट आपका यहाँ पर अब न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स आता है, जो हम यहाँ पे बनाना तो चाहेंगे, है ना। देखो नॉर्मल सिंपल सिंपल ऐसा न्यूमेरिकल आता है, ये रजिस्टर है, हैज अ रेजिस्टेंस ऑफ 5 ohm, व्हाट करंट फ्लोज थ्रू इट व्हेन अ वोल्टेज ऑफ 10 वोल्ट इज अप्लाइड। सॉल्यूशन क्या होगा, सिंपल आपको बोला कि रेजिस्टेंस कितना है, 5 ओम है, ये ओम का सिंबल है, ये वाला, ये सिंबल ओम होता है, एंड आपको वोल्टेज दे दिया 10 वोल्ट, तो आपको निकालना क्या है यहाँ पर, सिंपली करंट कितना होगा। तो भाई अभी हमने एक रिलेशन पढ़ा V इज इक्वल टू आई आर का, तो अगर हम यहाँ से I निकालना चाहते हैं तो I इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, आप ही बता दो, V बाई आर हो जाएगा। इट मीन्स V का हमारे पास 10 है, R हमारे पास 5 है, हम दोनों को करेंगे तो यहाँ से करंट हमें 2 एम्पियर मिलेगा। सेम ऐसे ही छोटा छोटा क्वेश्चन है जो मैंने आपकी प्रैक्टिस के लिए रखा है, इसको आप जरूर बनाना, एक बार स्क्रीनशॉट ले लो, बनाना, ये भी क्वेश्चन है, इसको भी आप बनाना, बहुत सिंपल क्वेश्चन है, कुछ नहीं है। ओके, देखो 4 नंबर वही, एक डिवाइस ड्रॉज 0.2 एम्पियर करंट जा रहा है व्हेन कनेक्टेड टू अ 9 वोल्ट बैटरी, व्हाट इज इट रेजिस्टेंस। रेजिस्टेंस पूछ लिया तो आपको पता है रेजिस्टेंस बराबर V बाई आई होता है, तो पोटेंशियल डिफरेंस कितना दिया हुआ 9 वोल्ट, करंट दिया 0.2, आपको बस इसको रिसॉल्व करना है। अब इसको 9 का 10 ऊपर भेज दोगे, पॉइंट हटा के तो नीचे 2, इसको काट दो, 4.5 हो जाएगा, 4.5 इंटू 10 कर लेना, तो ये आपका 0.45 हो जाएगा, 0.45 ओम, ये आएगा। सिंपल, इस तरीके एकदम नॉर्मल है, पता है मुझे, बहुत बेसिक कैलकुलेशन है ये। अभी आगे आएंगे, ये सब आप बनाना इसको। आगे चलो, देखो इंटरनल रेजिस्टेंस का कंसेप्ट फिर यहाँ पे आता है, बट ये हम ऑलरेडी एक्सप्लेन कर चुके हैं, तो एक बार मैं इसको सिर्फ रीड कर लेता हूँ क्या है, कुछ अगर लगा कि बताने लायक और है तो बताए। हाँ, यहाँ पे एक्सप्रेशन चेंज होता है, वो ध्यान रखना, क्योंकि अभी क्या है, हम यहाँ पे एक्सप्रेशन चेंज करेंगे। हमने अभी तक V इज इक्वल टू आई आर देखा, ठीक है, तो अब इसके अकॉर्डिंग हम I वाला जो पोर्शन उसको हम चेंज करने वाले हैं। देखो, एवरी रियल बैटरी और सेल हैज सम इंटरनल रेजिस्टेंस ड्यू टू अपोजिशन टू द फ्लो ऑफ करंट विद इन द सेल इटसेल्फ। सेल के अंदर ही वो बह रहा है, उसको वजह से रेजिस्टेंस तो उसके पास है। रिलेशन विद EMF एंड पोटेंशियल डिफरेंस, ठीक है। EMF of a cell is the total voltage it can provide when no current is drawn, when a current I flows the terminal voltage V across the cell terminal is given by, ठीक है। मतलब अभी हम यहाँ पे EMF का ही कैलकुलेशन करना चाहते हैं, तो V पोटेंशियल डिफरेंस हो गया, पोटेंशियल डिफरेंस और EMF के बीच का रिलेशन हमें, तो E माइनस आई आर ऐसा करके आता है बबुआ। ये रिलेशन हमने पीछे भी लिखा था, जहां पर क्या था, EMF इज इक्वल टू, पोटेंशियल डिफरेंस में लिखा EMF इज इक्वल टू V माइनस आई आर करके, ये वही सेम है, दोनों को आपको याद रखना है, ठीक है। पीछे जो हमने लिखा था EMF वाला, EMF इज इक्वल टू, तो EMF की जगह V लिखा मिल सकता है आपको। पोटेंशियल डिफरेंस इज इक्वल टू सिंपली आपका EMF ऑफ द सेल हो गया, और V आपका पूरा टर्मिनल वोल्टेज है, ठीक है। V टर्मिनल वोल्टेज है, उसमें क्या था, E इज इक्वल टू टर्मिनल वोल्टेज माइनस, माइनस नहीं प्लस में था वहां पर, यहाँ पे माइनस में, माइनस आई आर। तो दोनों ही रिलेशन आपको यहाँ पर ध्यान में रखने की जरूरत है, क्योंकि आपसे वो कोई भी पूछेगा। तो एक बार इसको देख लो, एंड कोई डाउट है तो बताओ, जैसे कैसे बताओगे, जिससे भी मतलब डाउट है तो बता देना कमेंट करके, फिर मैं चेक करके उसको आपको बता दूंगा, कोई बात नहीं है, ठीक है। ये चीजें एक बार चेक कर लो, बाकी मैं देखता हूँ यहाँ पर कुछ तो हमने छोड़ा नहीं, हम इसमें आगे चल सकते हैं, चल सकते हैं ना, है ना। चलो आगे चलते हैं, ठीक है, आ जाओ, ठीक है। अच्छा, वो वाला लिख देना, देखो पीछे में क्या था, EMF हमने जो निकाला था, EMF इज इक्वल टू V प्लस आई आर है, मतलब EMF इज इक्वल टू टर्मिनल वोल्टेज प्लस इंटरनल रेजिस्टेंस वाला जो हमने निकाला है आई आर, वही चीज है। एंड यहाँ पर हमने उसको उल्टा किया है, टर्मिनल वोल्टेज को पहले लिखा है, EMF बाद में लिखा है, एज पर द ओम्स लॉ। ये दोनों में कोई भी एक्सप्रेशन हो सकता है, आगे आ जाओ।
यहाँ पर उसी पे बेस न्यूमेरिकल है जो मैं चाहूंगा कि आप इसको अटेम्प्ट करो, आप इसको बनाओ। वैसे आज हम एक, चलो ठीक है मैं ही इसको ट्राई देता हूँ, इसके अलावा और भी क्वेश्चंस रहेंगे प्रैक्टिस के लिए। एक सेल है जिसका ईएमएफ है 12 वोल्ट, इंटरनल रेजिस्टेंस है 1 ओम एंड आपको टर्मिनल वोल्टेज कैलकुलेट करना है बिना करंट ऑफ 2 एम्पियर इज ड्रॉन फ्रॉम द सेल। आप दोनों में कोई भी फॉर्मूला यूज कर सकते हो, आपको निकालना क्या है, टर्मिनल वोल्टेज। तो टर्मिनल वोल्टेज इज इक्वल टू होता है ईएमएफ माइनस आईआर, नॉर्मल फॉर्मूला बेस है। ईएमएफ आपको 12 वोल्ट दिया हुआ, माइनस आई आपको 2 दे दिया है और रेजिस्टेंस आपको 1 दिया है, तो 12 माइनस 2 बराबर 10 वोल्ट आपको यहाँ पर आंसर मिलेगा, बस सिंपल। और इसका डायग्राम भी यहाँ पर हमने लगा रखा है, ठीक है। इसको आप देख लो, नोट डाउन कर लो, ऐसे क्वेश्चन और भी मिल जाएंगे आपको प्रैक्टिस के लिए, प्रैक्टिस कीजिएगा। समरी की पॉइंट्स है इस पूरा टॉपिक का जो हमने अभी तक पढ़ा, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको अच्छे से ध्यान से नोट डाउन कर लो, फिर आगे चलते हैं, ठीक है। आगे चलते हैं थर्ड लेक्चर वाले पार्ट में। बेसिकली अलग अलग लेक्चर था, अलग अलग पढ़ाना था, बट यार एक ही करके पढ़ा रहे हैं इसको, है ना, मजा आता है ऐसे करने में। चलो चलिए आगे चल सकते हैं, वेरी गुड, आगे चलते हैं। तो लेक्चर नंबर 3 की हम बात कर लें यहाँ पर। तो अच्छा ये आपको दिख रहा हो, मतलब यहाँ पर रेजिस्टेंस की हम बात करेंगे प्रॉपर, हम यहाँ पर रेजिस्टेंस के बारे में बात करने वाले हैं। और नहीं, ये तो 5 आ गया, 3 में आता है, 3 में देख। अभी क्या है, रेजिस्टेंस के बारे में हमने चीजें जान ली। अब रेजिस्टेंस में कॉम्बिनेशन होता है, सीरीज कॉम्बिनेशन है, पैरेलल कॉम्बिनेशन, वो सब चीजें। देन उससे पहले उसका जो इफेक्टनेस है वो किन किन चीजों पे डिपेंड करता है वो देखना है। देखो रेजिस्टेंस ना बेसिकली 2 फैक्टर पे डिपेंड करता है हमारा यहाँ पर। एक आपका देखो, आर ऑफ ए कंडक्टर डिपेंड्स ऑन सेवरल फैक्टर्स। पहला तो मटेरियल ऑफ द कंडक्टर, डिफरेंट मटेरियल्स हैव वेरिंग डिफरेंट एबिलिटीज टू कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी। जैसे कि सिल्वर बहुत बेस्ट, अभी तक का बेस्ट है, कॉपर ग्रेट है, ठीक है, अच्छा है। तो डिपेंड करता है, कॉपर में रेजिस्टेंस कम होता है तो वो ज्यादा करंट फ्लो करेगा, और सिल्वर में ज्यादा। तो मटेरियल पे डिपेंड करता है कौन सा मटेरियल आपने लिया, उसके अकॉर्डिंग आपका रेजिस्टेंस कम और बेसी हो सकता है। एग्जाम्पल्स मेटल्स लाइक सिल्वर एंड कॉपर, वही चीज लिखा है। लेंथ ऑफ कंडक्टर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, जितना लंबा कंडक्टर आप लोगे उतना ज्यादा रेजिस्टेंस होगा, जितना कम लेंथ रहेगा उतना कम रेजिस्टेंस होगा। इट्स सिंपल के भाई, ऐसा समझो आप ट्रैवल कर रहे हो, एक पतली सी गली है, ठीक है, एक पतली सी गली से आपको जाना है, आप जा रहे हो, आप साइकिल लेके जा रहे हो, पतली गली है, तो क्या आप बहुत स्पीड में जा पाओगे? बहुत स्पीड में जा पाओगे नहीं, आपको उस पतली गली के अकॉर्डिंग आहिस्ता आहिस्ता चलना पड़ेगा, क्योंकि आपके पास जगह कम है, लिमिटेड जगह है वहां पर, तो आपको रेजिस्टेंस ज्यादा मिल रहा है ना अगल बगल से। अब वही है कि गली बहुत ज्यादा चौड़ी है, आपके पास स्पेस है, तो आप आराम से बहुत स्पीड में जा सकते हो, क्योंकि आपके पास जगह है घूम फिर के चले जाने का। तो क्या होता है यहाँ पर, जब लेंथ बहुत ज्यादा होता है ना, तो लेंथ बहुत ज्यादा होने की वजह से रेजिस्टेंस और ज्यादा बढ़ जाता है। और लेंथ कम है मतलब जगह छोटा, उसको रास्ता छोटा मिला, जल्दी से पार हो गया। यहाँ पर भाई जैसे कि आपके लिए पतला रास्ता था तो आपके लिए मुश्किल हुआ, पतला लंबा, तो जितना पतला होगा लंबाई उतना ज्यादा बढ़ेगा तो मुश्किल होगा, और पतला जितना चौड़ाई ज्यादा होगा रास्ता उतना छोटा हो जाएगा तो जल्दी पार कर लेगा। तो छोटा लेंथ मतलब कम रेजिस्टेंस, ज्यादा लेंथ मतलब ज्यादा रेजिस्टेंस, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन पे आते हैं, ये वाला जो एरिया ये होता है भाई, यहाँ से फ्लो करता है, सिलेंड्रिकल टाइप का ऐसा हमारे पास होता है अपना कंडक्टर। तो ये जो सर्कल हमने बना रखा है यही एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन है, क्योंकि यहीं से हमारा करंट फ्लो कर रहा है। तो ये नॉर्मली पाई आर स्क्वायर होता है हमारा, क्योंकि सिलेंड्रिकल शेप का ये तो सर्कल है वो। तो इनवर्सली प्रोपोर्शनल, जितना ज्यादा होगा उतना कम रेजिस्टेंस होगा, क्योंकि अभी मैंने बताया पतला गली था, पतला गली में आप जाओगे सीधा से ज्यादा रेजिस्टेंस मिलेगा ना आपको वहां से ट्रैवल करने में। लेकिन वही अगर गली चौड़ी मिल जाती है आपको, कलर में चेंज करना चाहता हूँ कौन सा, हाँ ठीक है, अगर मैं यहाँ पे देखो पतला गली है भाई, इसको जाने में बहुत दिक्कत होगा, वहीं अगर गली चौड़ी है बहुत आराम से आप चले जाओगे, बहुत जल्दी भी जा सकते हो। तो रेजिस्टेंस लेंथ के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है और एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन के इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। यहाँ से हमारे पास जब सबको हम कंबाइन करते हैं तो ऐसा एक रिलेशन हमारा निकल के आता है। आ जाओ इसको हम यहाँ पर प्रॉपर अच्छे से लिख करके चीजों को समझते हैं। एक तो हमने बोला कि जो हमारा रेजिस्टेंस है वो बहुत ही प्यार से लेंथ से डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, और वही हमारा क्या है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल है एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन के। अब दोनों को मिला लेते हैं तो रेजिस्टेंस जो मेरा है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो जाएगा एल बाई ए के, मतलब लेंथ बाई एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन के। वेरिएशन को हटाएंगे, कांस्टेंट देंगे, तो रो एक कांस्टेंट आता है, सिंबल का नाम है रो। क्या नाम है इसका, इस सिंबल का नाम है रो, इसको हम बोलते हैं रेजिस्टिविटी। देखिए इसका ये सिंबल का नाम रो है, यहाँ पर वो ऐसा आया है रेजिस्टिविटी का काम करने के लिए। तो ये एक रिलेशन हमें याद रखना है, रेजिस्टेंस इक्वल टू रो एल बाई ए, क्योंकि यहाँ पे न्यूमेरिकल बहुत ज्यादा बनते हैं।
देन एक हमारे पास रो इज इक्वल टू आएगा आर ए बाई एल। यहाँ पे भी न्यूमेरिकल बहुत ज्यादा बनते हैं, दोनों एक ही, एक दूसरे से मिलते जुलते हैं। ठीक है, चलो उतार लो इसको, देखते हैं। यही चीज हमने यहाँ लिख रखी है आपके लिए, इसको आप उतार लेना। ये थोड़ा सा डेमोन्स्ट्रेशन बनाने की मैंने कोशिश की, कैसे हमारा होता है। देखो इलेक्ट्रॉन यहाँ पे बेचारा ये फ्लो करने का कोशिश कर रहा है, अंदर के साइड में जा रहा है, लेकिन हर जगह उसको रेजिस्टेंस मिलेगा। ये जो रेड रेड आपको दिख रहा है बड़ा सा, यही बेसिकली रेजिस्टेंस क्रिएट कर रहा है, क्योंकि जो हमारा इलेक्ट्रॉन होता है वो झुंड बना के होता है एक जगह, जिसको हम लोग कर्नल्स भी बोलते हैं। ये इसको हायर क्लासेस में जाओगे तो ऐसा पढ़ोगे, कर्नल्स भी बोला जाता है। तो झुंड बना के ऐसे रहता है, यही लोग आपस में टकराते भी रहते हैं, रेजिस्टेंस क्रिएट करते हैं, तो इलेक्ट्रॉन फ्लो करने में मुश्किल होता है चार्ज को। ठीक है, समझ गए, आगे चल सकते हैं। चलो अब ये तो हुआ बेसिकली उनकी डिपेंडेंसी की बात, बट इसके अलावा क्या होता है, रेजिस्टेंस का हम लोग सीरीज कॉम्बिनेशन, पैरेलल कॉम्बिनेशन ये सब बनाते हैं। तो आ जाओ उस पर बात कर लेते हैं, सीरीज कॉम्बिनेशन, पैरेलल कॉम्बिनेशन के बारे में। तो हम थे यहाँ पर, देखो ये सब आपको पता है, इसमें मैंने लिख रखा है, ये सब पढ़ लेना, इसमें बहुत ज्यादा हम डिटेल में नहीं जाएंगे। बस ना समझो, अगर सीरीज में हम सीरीज में कैसे लगा सकते हैं, ऐसा ये हमारा एक रजिस्टर का सिंबल होता है। ये मेरा रजिस्टर का, ये रजिस्टर है, और ये जो बीच में मैंने ऐसे उबड़ खाबड़ बनाया, ये रेजिस्टेंस को दर्शाता है। तो ये एक मेरा रजिस्टर है, और एक मेरा ऐसा रजिस्टर है, एक मेरा और रजिस्टर ऐसा ही है, तो मेरे पास एक और रजिस्टर है। मेरी इच्छा जागी कि मैं तीनों को जोड़ दूं। कैसे जोड़ूं, एक का एंड पॉइंट को दूसरे के स्टार्ट पॉइंट से, दूसरे के एंड पॉइंट को तीसरे के स्टार्ट पॉइंट से, और अगर और भी आगे मेरे पास है तो मैं वही सेम का, मतलब एक का एंड पॉइंट लेना है, दूसरे के स्टार्ट पॉइंट से जोड़ देना है। तो यहाँ पर हमारे पास कुछ ऐसा देखने को मिल जाएगा, लाइन से हमारा 4 रजिस्टर अगर है तो इस तरीके से हमें रजिस्टर देखने को मिल जाएगा। ये ऐसा लग रहा है हार्ट बीट चल रहा है भाई किसी का, तुम्हारी धड़कन है जो कि तुम्हारी उसकी याद में अभी तक है, तो ये चीज होती है। ओके, ऐसा है। तो इसमें क्या होता है, सेम करंट, बस हमें प्रॉपर्टी याद रखना है कि सीरीज कॉम्बिनेशन में क्या होगा, सेम करंट फ्लो होता है, अब पोटेंशियल डिफरेंस अलग होता है। करंट क्या होता है, सेम, पोटेंशियल डिफरेंस अलग। ठीक इसका उल्टा होता है पैरेलल में। पैरेलल में हम क्या करते हैं, सबका एंड पॉइंट और स्टार्ट पॉइंट एक जगह रखते हैं। जैसे कि एक मैंने लिया भाई इसका एंड पॉइंट और ये रखा, फिर दूसरे का मैंने देखो दूसरा रजिस्टर लिया, उसका भी एंड पॉइंट और देखो यहाँ पर स्टार्ट पॉइंट ऐसे कर दिया, फिर एक इसका एक और लिया, उसको भी स्टार्ट पॉइंट और एंड पॉइंट, सबका स्टार्ट पॉइंट एंड पॉइंट हमारा सेम होता है। ये हुआ पैरेलल। तो पैरेलल में हमारा फॉर्मूला ये बनता है 1/r इक्विवेलेंट करके। तो सीरीज वाला फॉर्मूला याद रखना, सीरीज में तीनों इक्विवेलेंट निकालना। इक्विवेलेंट क्या हुआ कि पहले तीनों का अलग अलग रेजिस्टेंस था, इसका रेजिस्टेंस R1 हो सकता है, इसका रेजिस्टेंस मैं R2 मान सकता हूँ, इसका R3 मान सकता हूँ, इसका R4 मान सकता हूँ। अब चारों को जब मिला दिया तो एक लंबा वायर बना, उस एक लंबे वायर का रेजिस्टेंस कितना हो सकता है वो हम चारों को जोड़ देंगे, हमें पता चल जाएगा डायरेक्ट। पैरेलल में क्या करना पड़ता है, उसमें भी जोड़ते हैं बट इन्वर्स करके। 1/r इक्विवेलेंट अगर हमें निकालना है तो 1/r1 प्लस 1/r2 ऐसा चलता है। जितना ज्यादा लंबा रेजिस्टेंस है रजिस्टर उतना लंबा हम इसको कर देते हैं, चलेगा। ये चीजें आगे आ जाओ। अब ये एक्टिविटी है, ये आप पढ़ लेना बहुत अच्छे से, अच्छा लगेगा आपको, कर लेना इसको। इसमें मैं ज्यादा ध्यान नहीं दूंगा, बट ये अच्छा लगा मुझे, एक्टिविटी में डाल दिया। ये मेन की पॉइंट्स है जो आपको ध्यान देना है अभी तक। तो मेन की पॉइंट्स अभी भी जो भी है मैं एक बार आपको रिवाइज भी कर दूं। रेजिस्टेंस में R इज इक्वल टू रो एल बाई, ये कंसेप्ट याद रखो, बहुत इंपॉर्टेंट। ऑलरेडी 1 आवर हो चुका है, आई होप हाफ एन आवर और तो हमें लगेगा भी इसको, पहला पार्ट को ही कंप्लीट करने में। बहुत बड़ा है करंट इलेक्ट्रिसिटी का चैप्टर एक्चुअली, ठीक है, लगेगा टाइम तो लगेगा। एंड रेजिस्टेंस सीरीज कॉम्बिनेशन में जब है तो इक्विवेलेंट निकालने के लिए R इक्विवेलेंट हमारा R1 प्लस R2 प्लस R1, तो सीरीज में डायरेक्ट जोड़ देंगे। पैरेलल में 1/r 1/r2 इस तरीके से करके हम उसको जोड़ेंगे, ये हो गया। और सीरीज कॉम्बिनेशन में जो करंट होता है वो सभी रजिस्टर में इक्वल बहता है, लेकिन पोटेंशियल डिफरेंस अलग होता है। पैरेलल कॉम्बिनेशन में जो हमारा होता है करंट सब में अलग अलग होता है, लेकिन पोटेंशियल डिफरेंस सेम होता है, सिंपल। अभी हम उसको डायग्राम बना के भी समझा देंगे आपको, बट ये आपको ध्यान रखना है। इसके बाद हमारा ऐसे नेक्स्ट पार्ट चला जाता है। तो यहाँ पर क्वेश्चंस है कुछ, मैं देख लेता हूँ, अगर क्वेश्चंस मेरे पास अवेलेबल है तो आई विल लाइक टू सॉल्व सम क्वेश्चंस ऑन रेजिस्टेंस टॉपिक में, सीरीज कॉम्बिनेशन, पैरेलल कॉम्बिनेशन। ऑब्वियसली R इज इक्वल टू रो एल बाई ए के ऊपर भी बहुत सारे क्वेश्चंस बनते हैं। एक छोटा सा क्वेश्चन है उसके ऊपर भी, आ जाओ पहले वही क्वेश्चन मैं करा देता हूँ आपको। R इज इक्वल टू रो एल बाई ए के ऊपर एक क्वेश्चन होता है, तो आते पहले इसको ही कर लेते हैं। आ जाओ, तो क्वेश्चन लिखना मेरे साथ साथ, ठीक है। देखो क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन है वी हैव अ कॉपर वायर ऑफ रेजिस्टेंस R। ये क्वेश्चन से लिखे होते हैं तो बेटर होता, मेरा टाइम बचता लिखने में। नहीं है फिलहाल, कोई बात नहीं, लिख लो, थोड़ा सा मेहनत कर ही लेते हैं। वी हैव अ कॉपर वायर, अच्छा मैंने डायरेक्ट रेजिस्टेंस लिख दिया, हटाओ इसको।
we have a copper wire of resistance R. We have a copper wire of resistance R. This wire is pulled so that its length is double. लिखो, this wire is pulled so that its length is double. This wire is pulled so that, अच्छा लिख लेना आप आगे, so that its length is doubled and ब्रैकेट में दिया है temperature remains constant. तो हमें बताना है find the new resistance of the wire in term of its original resistance. ऐसा सवाल बहुत आता है, डबल हो गया, हाफ कर दिया गया, ये सब चीजें तेरे सवाल पूछे जाते हैं. सॉल्यूशन में आ जाते हैं. सिंपल हमें बोला भाई मेरे पास एक वायर है, हम डायग्राम बना के समझा देता हूँ. अब इस वायर का रेजिस्टेंस होगा, मैं उसको मान लेता हूँ R1 मान लेता हूँ, ठीक है. इसका एक रेजिस्टेंस होगा R1 मान लेते हैं हम लोग. इसका लेंथ भी होगा, उसका लेंथ में L1 मान लेता हूँ ओरिजिनल अभी, ठीक है. तो इसका लेंथ होगा L1 होगा. अब वायर ऑफ रेजिस्टेंस, सॉरी, अच्छा R1 तो मान नहीं सकते ना, सवाल में ही तो बोल ही दिया उसने कि R है, तो चलो उसको R ही लिखते हैं. इसको R यहाँ से 1 हटा ही देते हैं. इट डजंट मेक सेंस बड़ी, बट हाँ ठीक है. लेंथ हम यहाँ पर L1 मान सकते हैं, उसका इनिशियल लेंथ हम मान लेंगे. तो ये R है, अभी बोला है कि भाई इसका हमने लेंथ बढ़ा के डबल कर दिया. तो अगर हमने इनिशियली L1 माना है तब डबल होके वो कितना हो जाएगा, 2L1 हो जाएगा. सिंपल यही होगा. तो अब रेजिस्टेंस कुछ तो होगा, उसको मैं मान देता हूँ R1. अब ये R1 हमें फाइंड आउट करना है कि वो रेजिस्टेंस कितना हो चुका है इनिशियल के रिस्पेक्ट, मतलब इनिशियली R था तो उसके हिसाब से वो कितना गुना बढ़ा है, कितना गुना कम हुआ है. जब भी ऐसा सवाल है आप पहले ओरिजिनल केस को लो, ओरिजिनल केस के अकॉर्डिंग एक रेजिस्टेंस का अपना ये बनाओ, इक्वेशन बनाओ. तो यहाँ पर आप सब चीज लिख के आपको बनाना है, हम शॉर्टकट में काम करेंगे. यहाँ पे मान लेना लेट द इनिशियल लेंथ बी L एंड इनिशियल एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन भी A. मान लेते हैं इनिशियल लेंथ हमारे पास कितना होगा भाई, लेंथ मेरे पास L होगा, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन मेरे पास A होगा, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन हम मान रहे हैं कि L1 है और A1 है, ये होगा. एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन के बारे में सवाल में कुछ बोला नहीं है कि उसका क्या होगा नहीं होगा, तो वो आपको फाइंड आउट करना होगा. ये एक दिक्कत वाली बात है, ठीक है. अभी गिवन क्या है, लेंथ आपका डबल हो जा रहा है. तो इन सेकंड केस में हमारे पास क्या होगा, फाइनल लेंथ की अगर हम बात करेंगे तो फाइनल लेंथ जो मेरा होगा वो तो 2L1 हो जाएगा, बट फाइनल एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन का क्या, उसके बारे में कुछ पता है? सो पता तो नहीं है. फाइनल रेजिस्टेंस भी निकालना है, वो पता. तो पहला तो फाइनल रेजिस्टेंस तो हमारे पास निकल जाएगा, जो कि बहुत ईजी है निकालना. अच्छा, इनिशियल रेजिस्टेंस पहले यहाँ से इनके बेसिस पर, तो इनिशियल रेजिस्टेंस कितना आएगा, R की वैल्यू हमें मिल जाएगी रो L1/A1, ये हमें पता है. अभी यहाँ पे हमें फाइनल रेजिस्टेंस निकालना है, ओके हम निकाल लेंगे वो जो भी होगा, लेकिन हमें एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन चाहिए सबसे पहले. तो यहाँ पर इन दिस केस वॉल्यूम तो सेम होगा भाई, ये ध्यान रखना आपको, ठीक है. वॉल्यूम सेम होगा, ठीक है. यही ट्रिक आपको लगाना है इस तरीके का क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए. क्योंकि आज पहले एक स्लाइड ऐड करते हैं. बिकॉज ऑफ यहाँ पे वॉल्यूम कैसे सेम, उसने बोला भाई मेरे पास एक लेंथ था, उसको मैंने टान के लंबा कर दिया, बस लेंथ अब बढ़ गया तो एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन पतला हो गया, पिचक गया होगा. तो इन दिस केस वॉल्यूम इज सेम, तो दोनों ही वायर का दोनों ही केसेस में वॉल्यूम तो सेम है. इन दिस केस वॉल्यूम इज सेम, सो वॉल्यूम हमारा सेम है. इट मीन्स हम बोल सकते हैं वॉल्यूम कैसे निकलता है, एरिया ऑफ बेस, सॉरी हाँ, एरिया ऑफ बेस इंटू हाइट या फिर लेंथ, सिंपल. तो ये मेरे पास एक कंडक्टर है, एरिया ऑफ बेस इसका मैंने A1 बोल रखा है, तो लेंथ मेरे पास L1 है, तो यही इसका वॉल्यूम हो जाएगा. तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन A1 L1 इज इक्वल टू फाइनल, अगर मैं जो लेंथ मेरा डबल हो गया तो वो वाला एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन को मैं A2 मान लेता हूँ, ठीक है. A2 मान लेता हूँ, लेंथ तो मेरा 2L है, 2L1 है. तो यहाँ से मेरा यही कहानी चलेगा, ठीक है. यहाँ से मेरा ये कहानी चलेगा, हम इसको कर सकते हैं. अच्छा एक काम करते हैं, यहाँ पर इसको फाइंड द न्यू रेजिस्टेंस ऑफ द, उसको डबल तो बोला हुआ है, ठीक है. हाँ ठीक है, चलो उसको 2L1 ही लेके चलते हैं. मतलब ये A2 हो जाएगा और इसका लेंथ कितना हो गया, 2L1, यही हुआ. तो यहाँ से हम फाइंड आउट क्या करना है, A2 फाइंड आउट कर. देखो L1 से L1 कैंसिल हो जाएगा, अगर मैं A2 निकालना चाहूँ तो A1/2 आ जाएगा मेरे को, ये आ गया, मतलब हाफ हो गया. नाउ अब मुझे क्या निकालना है, R1 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, तो R1 इज इक्वल टू हो जाएगा रो
लेंथ कितना है मेरे पास 2L1, वैसे इसको नोटेशन के लिए L2 लिख सकते हैं बट इट डजेंट रिक्वायर। L लेंथ कितना है मेरे पास 2L1, ठीक है, डिवाइडेड बाई एरिया, मेरे पास कितना एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन A1/2 आया। चलो अच्छी बात है। अब थोड़ा सा इसको हम सरिया लेते हैं, तो ये रो 2L1/A, तो ये कितना हो जाएगा, नीचे A1 रहेगा इंटू में और 2 नहीं, और ये इसको हम सीधा कर लेते हैं 2/A, हाँ ठीक तो लिखा था मैंने ऐसे, ये A1 यहाँ रहेगा और 2 हमारा यहाँ चला जाएगा, तो 2 से 2 तो मल्टीप्लाई हो जाएगा। इसको थोड़ा अच्छे से देखेंगे तो R1 इज इक्वल टू 4 रो L1/A1 आ रहा है। अब रो L1/A1 क्या था, वही तो मेरा था R जो हमने शुरू में निकाला, तो 4R आएगा। आई होप सोल्यूशन आपको समझ में आया होगा। सिंपल भाषा में भाई हमने एक कंडीशन लिया L1 मान, ओरिजिनल केस में हमने एक एक्सप्रेशन निकाली है, ये है, फिर सेकंड हमें यही सेम निकालना था, बट चैलेंज क्या आया कि एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन क्या होगा। तो एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ऐसे केसेस में कैसे निकालते हैं, वॉल्यूम सेम है दोनों ही, पहले भी वॉल्यूम वही था अभी भी वॉल्यूम वही है, तो उसके अकॉर्डिंग वॉल्यूम को इक्वेट करके एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन आपको निकालना होगा। ऐसे क्वेश्चंस फेमस है, आते हैं एग्जाम, उतार लो इसको फिर हम चलते हैं। अच्छा जो हमारा सीरीज एंड पैरेलल कॉम्बिनेशन जो होगा उसके लिए पर्टिकुलर क्लास हम करेंगे न्यूमेरिकल के लिए। फिलहाल अभी हम इसको यहाँ पे रोकते हैं, मतलब आगे चलते हैं नेक्स्ट टॉपिक पे, वरना बहुत लंबा होगा फिर लेक्चर। तो आज हम बात करते हैं, तो अब हम यहाँ बात करेंगे जूल्स लॉ ऑफ हीटिंग इफेक्ट के बारे में। यहाँ पे न्यूमेरिकल्स करने के लिए बहुत है, मैं करा सकता हूँ आपको, बट टाइम लगेगा, तो उसको हम सेपरेट एक लेक्चर में करा दूंगा, ठीक है, टेंशन मत लेना, कराऊंगा मैं, ऐसा बात नहीं कि नहीं कराऊंगा। तो आ जाओ, ये जूल्स लॉ ऑफ हीटिंग इफेक्ट। अब जूल्स लॉ ऑफ हीटिंग इफेक्ट भाई बहुत सिंपल सा चीज है। ये क्या है आपका, ये हमें यही बताता है, देखो कोई भी चीज, किसी भी कंडक्टर से हीट पास हो रही है, किसी भी कंडक्टर से हीट हमारी का पास हो रही, तो वो चीज गर्म होती है। उसी चीज को हमारा जूल्स लॉ में बता दें कि वो चीज क्यों गर्म हो रही है, और वो जो हीट है वो किन किन चीजों पे डिपेंड करेगा। अब इसके पीछे अभी मॉडर्न जो एक्सप्लेनेशन उसके बारे में बात कर लेते हैं। लाइक हमारे पास यहाँ पर एक कंडक्टर है, ठीक है, एक इसको हटाओ थोड़ा बड़ा करते हैं, ये तो बहुत गंदा हो गया भाई। चलो, तो एक कंडक्टर है मेरे पास इस तरीके से, अब इसके अंदर इलेक्ट्रॉन्स है मेरा, ठीक है, मतलब इलेक्ट्रॉन ही तो फ्लो होता है चार्ज के शक्ल में ना, तो इलेक्ट्रॉन फ्लो कर रहा है मस्त, अपना इलेक्ट्रॉन फ्लो कर रहा है, बट बीच बीच में क्या है, कर्नल्स बैठे पड़े हैं, जो मैंने आपको बताया था बड़े बड़े शक्ल में होंगे वो, तो उसको मैं व्हाइट कलर का बना देता हूँ। इस तरीके से वो कर्नल्स हैं जिसको पास कर करके इलेक्ट्रॉन को जाना है, जिसकी वजह से इनको रेजिस्टेंस का सामना करना पड़ रहा है। तो अकॉर्डिंग टू मॉडर्न एक्सप्लेनेशन वो ये कहते हैं कि जब इलेक्ट्रॉन मूव कर रहा है रेजिस्टेंस की वजह से उनको बहुत ज्यादा वर्क डन करना पड़ रहा है, और ये जो वर्क डन हो रहा है, तो इलेक्ट्रॉन के द्वारा क्या हो रहा है, वर्क डन, और ये जो वर्क डन हो रहा है इसी वजह से हीट यहाँ पर जनरेट हो रहा है। क्या जनरेट हो रहा है, हीट जेनरेट हो रहा है इसी वजह से, ठीक है, इसी वजह से हीट जनरेट हो रहा है। सिंपल से हम लोग भी कोई काम करते हैं, कोई दौड़ने भागने कोई भी नॉर्मल काम, तो उसमें हमारे बॉडी में भी हीट जनरेट होता है। ये इनका मॉडर्न एक्सप्लेनेशन था, सिंपल। तब जूल्स लॉ ने ये बताया, ये जो हीट है इसको तो हम डिनोट करते हैं क्यू से, किताब में एच भी दिया है, क्यू या एच होता है, क्यू ज्यादा स्टैंडर्ड, क्यू लेंगे हम। तो क्यू जो होता है वो बोल रहा है भाई यहाँ पर देखो 3 तरीके का एनवायरमेंट है, ये जो हीट है किस किस पे डिपेंड करेगा, करंट पे डिपेंड करेगा, रेजिस्टेंस पे डिपेंड करेगा, टाइम पे डिपेंड करेगा। वो बोला अगर हमें एक पे रिलेशन निकालना है बाकी दो को कांस्टेंट होगा, अगर हमें जानना है कि जो हीट है वो करंट पे कैसे डिपेंड कर रहा है, क्या बोला मैंने, जो मेरा हीट है वो करंट पे कैसे डिपेंड कर रहा है, अगर हमें ये जानना है तो रेजिस्टेंस और टाइम को कांस्टेंट रखना होगा। उसने बोला कि जो हीट है वो करंट के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, स्क्वायर का डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, कब, जब आर और टाइम हमारा कांस्टेंट हो, मतलब रेजिस्टेंस एंड टाइम हमारा कांस्टेंट हो तब। सिमिलरली हीट हमारा डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा रेजिस्टेंस के, जब मेरा बाकी दूसरा दो चीज कांस्टेंट होगा, और ये टी जब बाकी दो चीज कांस्टेंट होगा। तो वही चीज हमने यहाँ पे लिखा हुआ है, आ जाओ जूल्स लॉ का यही हमारा एक्सप्लेनेशन है भाई, Q इज इक्वल टू आई स्क्वायर प्लस आर टी, यही चीज है, स्क्वायर ऑफ द करंट है रेजिस्टेंस ऑफ द कंडक्टर, एंड गिवन के जब इसके साथ में रिलेशन निकाला तो बाकी दो चीज मेरा कांस्टेंट है, खत्म, यही चीज है। तो Q इज इक्वल टू आई स्क्वायर आर टी, मतलब Q डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आई स्क्वायर आर टी होता है। यहाँ से हम कैपिटल टी भी ले सकते हैं, स्मॉल टी भी ले सकते हैं, ठीक है, टाइम का स्मॉल टी ही ले लेते हैं। यहाँ से ये वेरिएशन का साइन हम हटाएंगे तो एक जूल कांस्टेंट आता है 1/j, तो 1/j आई स्क्वायर आर टी, ये ध्यान रखना आप, ये आएगा। बाकी आगे आ जाओ,
इंटरप्रिटेशन यहाँ पर आ गया कि इफ करंट एंड रेजिस्टेंस आर कांस्टेंट हीट प्रोड्यूस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टाइम टी। ये चीज मैंने आपको बता दिया, पढ़ लीजिएगा। अब यहाँ से इलेक्ट्रिकल एनर्जी एंड पावर का कंसेप्ट आता है, ठीक है। इतना ही था, ये ग्राफ देख लेना, क्यू हीट वर्सेस टाइम का ग्राफ, हीट वर्सेस रेजिस्टेंस का ग्राफ और हीट वर्सेस करंट का ग्राफ। तो करंट में चूंकि स्क्वायर का रिलेशन है, तो स्क्वायर का जब रिलेशन आता है तो हमारा एक्सपोनेंशियल ग्राफ बनता है, जो कि ऐसे अपवर्ड ही बनता है, ये ध्यान रखना। ये ग्राफ इंपॉर्टेंट है आपके लिए, एग्जाम के हिसाब से इंपॉर्टेंट है, तो आपको ध्यान रखना है। तो इलेक्ट्रिकल एनर्जी एंड पावर, अब डिफिनेशन बहुत सिंपल है, द रेट एट विच इलेक्ट्रिकल एनर्जी इज कंज्यूम्ड और कन्वर्टेड इनटू अनदर फॉर्म। सो पावर इज बेसिकली क्या है, इलेक्ट्रिकल पावर की हम बात करें, नॉर्मल पावर। इलेक्ट्रिकल पावर क्या है, अब अप्लायंसेस हमारे इलेक्ट्रिसिटी पे चल रहा है, तो इलेक्ट्रिकल एनर्जी है वहां पर हमारे पास। इलेक्ट्रिकल एनर्जी कितने देर में कितना इलेक्ट्रिकल एनर्जी कन्वर्ट हो रहा है, वही इलेक्ट्रिकल पावर होता है। अब यहाँ पे इलेक्ट्रिकल एनर्जी बोलने से मुराद हमारा वोल्टेज तो आएगा, तो सिंपल हमारा बता, मतलब कितना वोल्टेज कितना करंट में सप्लाई हो जा रहा है, तो समझो कितना वोल्टेज कितना करंट में सप्लाई हो रहा है, ये सब चीजें हमारी होती है। तो यहाँ पर ये बेसिकली वैसे तो पावर होता है कि कितना काम आप कर पा रहे हो गिवन टाइम पे। पावर का मतलब होता है वर्क डन इन यूनिट टाइम, एक गिवन टाइम में आप कितना काम कर पा रहे हो। तो यहाँ पर वही है कि गिवन टाइम फ्रेम में कितना यहाँ पर इलेक्ट्रिकल एनर्जी, जो इलेक्ट्रिकल एनर्जी कैसे पता चलेगा, वी आई को मल्टीप्लाई कर दो पता चलेगा। पोटेंशियल डिफरेंस है, करंट पर डिपेंड कर रहा है, कितना इलेक्ट्रिकल एनर्जी कन्वर्ट हो जा रहा है किसी और एनर्जी में। इलेक्ट्रिकल एनर्जी मैकेनिकल एनर्जी में कन्वर्ट हो सकता है, पंखा चल रहा है मैकेनिकल एनर्जी, इस तरीके से आपका। तो ये एक होता है, और यहाँ से इसका बहुत सारा फॉर्म निकलता है। ओम्स लॉ का हम यूज करेंगे, देखो P इज इक्वल टू आई स्क्वायर आर मिलेगा, P इज इक्वल टू वी आई। वैसे नॉर्मल अगर सिर्फ पावर का हम बात करें तो वर्क बाई टाइम होता है, सिंपल, ठीक है। बाकी वर्क का आपके पास और भी फॉर्मूला यहाँ पर आ सकता है, कैसे आ सकता है, देखो यहाँ पर थोड़ा आ जाओ, एक स्लाइड अलग से लेके ही बात कर लेते हैं इसके बारे में। देखो नॉर्मली यहाँ पर P पावर इज इक्वल टू वर्क बाई टाइम है। अब याद करो, हमने पोटेंशियल डिफरेंस में बोला आपको कि V इज इक्वल टू क्या होता है, V इज इक्वल टू यहाँ पर, अच्छा यहीं पे लिखते हैं V, मतलब पोटेंशियल डिफरेंस इज इक्वल टू, या फिर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल इज इक्वल टू क्या होता है, W बाई Q होता है। तो यहाँ से अगर मैं W को निकालना चाहूँ तो VQ आ जाएगा, तो मैं VQ यहाँ पे पुट कर सकता हूँ, P इज इक्वल टू VQ बाई T, ये एक पावर का फॉर्मूला बन सकता है। अब यहाँ पर पोटेंशियल है मेरे पास, पोटेंशियल डिफरेंस है, पोटेंशियल भी बोल सकते हैं, पोटेंशियल डिफरेंस भी बोल सकते हैं। और Q का आपको पता होगा, Q आप निकाल सकते हो, I इज इक्वल टू Q बाई T होता है, तो Q इज इक्वल टू IT हो जाएगा। तो अगर आपने यहाँ पर Q के जगह पर IT पुट किया तो नीचे जो T था, T से T खत्म, तो ये आपको पावर का एक और फॉर्मूला VI मिलेगा, जो मैंने आपको एज ए स्टैंडर्ड बताया। अब ओम्स लॉ हमारा बोलता है भाई V इज इक्वल टू IR होता है, तो अगर हम V के जगह पर यहाँ पर IR पुट करेंगे, इंटू I है मेरे पास, तो यहाँ से जो मेरा पावर का फॉर्मूला आएगा वो I स्क्वायर R आ जाएगा। तो आपको टेंशन लेने वाली बात नहीं, ये सारे वेरिएशन से जो आपको मिलेगा, आपको ये स्टैंडर्ड याद रखना है कैसे कैसे आपको रिलेट कराया जा सकता है। आपको पोटेंशियल डिफरेंस रिलेट कराया जा सकता है, करंट रिलेट कराया जा सकता है, रेजिस्टेंस रिलेट कराया जा सकता है इवन। तो याद रखना भाई, पावर, पोटेंशियल डिफरेंस और करंट दे करके भी आपसे वो रेजिस्टेंस पूछ सकता है। तो ये सब, ये रिलेशन याद रखना, ये सब ठीक है। चलो आगे देख लो। अब इलेक्ट्रिकल एनर्जी, ये बहुत सिंपल सी बात है, इलेक्ट्रिकल एनर्जी इज इक्वल टू पावर बाई टाइम, मतलब कितना टाइम में कितना पावर जनरेट हो पा रहा है, वही हमारा इलेक्ट्रिकल एनर्जी है, और कुछ नहीं। डोमेस्टिक अप्लायंसेस है, ये सब चीजें तो आपके रीड करने के लिए मैंने रखा है, ये आप रीड कर लेना। देन ये भी पॉइंट, ये सब आपका रीड करने के लिए सब रीड कर लेना, बहुत अच्छे से मैंने यहाँ पे समराइज किया। देन ये समरी की पॉइंट से हमारा जूल्स लॉ, ये थोड़ा टाइम देता हूँ, थोड़ा सा टाइम लो, इसको चीजों को याद कर लो, देन याद नहीं इसको नोट डाउन कर लो, देन आगे चलते हैं। आई थिंक अब लेक्चर का हमारा लास्ट टॉपिक आ जाएगा कि हाँ, लेक्चर नंबर 5 में थोड़ा सा अब हम पावर के बारे में, कैलकुलेशन के बारे में थोड़ा सा बात करेंगे। ओके, यहाँ पर मेन अभी हमें कैलकुलेशन के बारे में बात करना। और एक चीज यहाँ पर क्या, मैं थोड़ा सा देख लेता हूँ मेरे पास क्या क्वेश्चन अवेलेबल है इस टॉपिक पर। अगर कुछ ढंग के क्वेश्चन हुए तो मैं करा दूंगा, नहीं हुआ तो फिर तो दिक्कत है। ऐसा कोई बात नहीं कि दिक्कत है, बट फिर हमें कहीं ना कहीं से मिल ही जाएगा। और हीटिंग इफेक्ट पे भी हमारे पास अच्छे खासे क्वेश्चन है। हाँ ठीक है, पावर रेटिंग पे क्वेश्चन कराता हूँ, वो ज्यादा इंपॉर्टेंट है आपके लिए, ठीक है। आ जाओ, चलो ठीक है, ओके है, क्वेश्चन तो है मेरे पास, ठीक है। चलो आ जाओ, तो यहाँ पे दिखाते हैं, डिफरेंट फॉर्म्स में दिखा दिया आपको अभी। अब लास्ट थोड़ा सा हम बात करेंगे न्यूमेरिकल्स पॉइंट ऑफ व्यू से, उसके बाद हम लेक्चर रैप अप करेंगे। आ जाओ देखो,
तो घर की जो बिजली हमारी आती है भाई, इतना महीने का खर्चा, उतना खर्चा, वो सब चीजें हम यहाँ पे कैलकुलेट करना सीखते हैं। तो पहले यूनिट्स के बारे में बात कर लेते हैं कैलकुलेशन पर मूव करने से पहले। यूनिट्स ऑफ पावर एंड एनर्जी, वाट होता है, ठीक है। पावर का जो एनर्जी, पावर का यूनिट वाट होता है, एनर्जी का यूनिट भी वाट होता है। वाट आपका छोटा यूनिट है, किलोवाट बड़ा यूनिट है। एसआई यूनिट ऑफ पावर हमारा 1 वाट होता है। 1 वाट मतलब 1 जूल पर सेकेंड। 1 किलोवाट में 1000 वाट आता है, सिंपल। और 1 किलोवाट में कितना जूल होता है, 3.6 इंटू 10⁻6 जूल होता है, याद रखना आपको, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। 1 किलोवाट इज इक्वल टू 1000 वाट। और तो 1000 वाट इंटू 1000 से 1 आवर से मल्टीप्लाई करते हैं तो हमें पता चलता है कि 1 किलोवाट इज इक्वल टू 3.6 इंटू 10⁻6 जूल्स। खत्म। कमर्शियल यूनिट क्या है हमारा, बीओटी, बोर्ड ऑफ ट्रेड जो होता है, वो कमर्शियल यूनिट बेसिकली किलोवाट है, ठीक है, ऑल्सो नोन एज यूनिट। तो कमर्शियल यूनिट को हम यूनिट भी बोलते हैं, क्योंकि किलोवाट हम लोग बोलते हैं ना, जब बोलता है भाई 2 यूनिट उठा आपका बिजली, 200 यूनिट का मतलब होता है 200 किलोवाट बिजली आपने खर्चा की है, किया है। अब 200 किलोवाट बहुत बड़ा होता है, लेकिन मीटर में जाकर रेटिंग चेक करना, वहाँ पे KW लिखा होता है, छोटा सा साइड में यूनिट का नंबर जो दिखाता है ना, लिखा होता है। मुझे पानी की जरूरत है बट मेरे पास है नहीं, कहीं नहीं, लेक्चर खत्म करते हैं फिर पियेंगे, कोई है नहीं जिससे मंगा सकूं फिलहाल अभी, आगे चलो, ठीक है। तो उसको शॉर्ट में यूनिट्स बोल देते हैं। ये थोड़ा सा आपके लिए बस एनर्जी रेटिंग है, तो नॉर्मल ऐसा रेटिंग है। अगर टिपिकल 10 वाट का आपका बल्ब है, 5 घंटा डेली आप चला रहे हो, 0.05 किलोवाट वो हर दिन लेगा। 75 वाट का फैन है, 8 घंटा चल रहा है, जो नॉर्मल गर्मी में चल जाता है, उससे ज्यादा ही चल जाता है, तो 0.6 किलोवाट आपका एक दिन में खाएगा बिजली। रेफ्रिजरेटर इतना, देखो वॉशिंग मशीन 500 वाट का, 1 घंटा में अगर आपने यूज किया तो 0.5 किलोवाट यूज करेगा। डिपेंड करेगा वो कितना पावर का, इसलिए वाट लिखा होता है, सब में पावर लिखा रहता है, कितना पावर का बल्ब है, कितना पावर का फैन है। और भी अप्लायंसेस का एग्जांपल है, जैसे माइक्रोवेव, चलो ये सब 2000 वाट का, 1 घंटा यूज किया, 2 किलोवाट बिजली गायब। मतलब सिंपल भाषा में 2 यूनिट बिजली आपकी खत्म हो गई, ठीक है। अगर आपने गीजर आप चला रहे हो, वाटर गीजर 2000 वाट का, 1 घंटा अगर आप यूज कर रहे हो तो 2 यूनिट बिजली आपकी गई। अब 1 घंटा तो कोई लेता नहीं नहाने, मान लो घर में 4 आदमी, चारों ने मिल के नहाया, मतलब मिल के एक साथ नहीं, अलग अलग नहाया चारों कंटिन्यू, तो 1 घंटा लगा, तो उस एक दिन में 2 यूनिट बिजली उसकी उड़ गई। अब इमेजिन करो अगर ये काम डेली हो रहा है, एक दिन में 2 यूनिट उठ रहा है, यहाँ से 30 दिन तक लगातार ये डेली नहा रहे हैं, बहुत साफ सफाई वाले आदमी है, सब फैमिली, तो 60 यूनिट बिजली तो सिर्फ गीजर से उठेगी। और अगर 1 यूनिट का पैसा स्टैंडर्ड मान लेते हैं 9 रुपया है, तो 60 × 9 कर लो तो 540 आ जाएगा, मतलब 550 का अप्रोक्स आपने सिर्फ नहाने में खर्चा किया। साबुन सरफ छोड़ो, ये तो इसकी बात है। इधर देखो, अब एसी का बात करते हो, देखो 1500 वाट का होता है, मान लो अगर ये 6 घंटा चला तो 9 किलोवाट बिजली खत्म करेगा। तो डेली बेसिस पे मान लो अगर आप 6 घंटा चला रहे हो तो एक दिन में 9 यूनिट उठाएगा, 30 दिन, इसको आप मल्टीप्लाई करो, 270 यूनिट उठेगा सिर्फ एसी का। जो 6 घंटा आप चलाओगे 1500 वाट का है, तो 200 यूनिट, 200 यूनिट को आप 9 से मल्टीप्लाई कर लो, पता चला कितना पैसा आया, 0.997 इंटू 63 होगा, 6 बचा हाथ में, 9×2 = 18 और 6 = 24, 2430, लगभग 2500 रुपया आपका सिर्फ एसी का बिल आएगा। तो ऐसे कैलकुलेट होता है, ये सब स्टैंडर्ड मैंने आपको बताया, नॉर्मल। ऐसे क्वेश्चन से 1-2 क्वेश्चन कराऊंगा, ये देखो ये सब आपके लिए, एक बार उतार लेना। एनर्जी इज इक्वल टू पावर इंटू टाइम, एक बार चेक कर लो, उतार लो इसको, समरी की पॉइंट्स एक बार देख लो। 1-2 क्वेश्चंस मैं आपको कराता हूँ इस पर, देन हम क्लास को रैप अप करेंगे। क्योंकि जितना मजेदार चीज था उतना तो हम कर चुके हैं अभी। हाँ, कुछ है नहीं खास यहाँ पर, क्वेश्चन मेरे पास कुछ खास नहीं है। हाँ, ये क्वेश्चन कराता हूँ, बड़ा अच्छा क्वेश्चन है, इसमें आपका पावर रेटिंग एंड जूल्स लॉ ऑफ हीटिंग इफेक्ट दोनों मैच हो जाएगा। चलिए आगे, कितना ड्यूरेशन हुआ देख लेते हैं, 1 घंटा 23 मिनट। ओके, मैं कोशिश करूंगा इसको 1.5 घंटे के अंदर ही रैप अप करने के लिए। का क्वेश्चन और करते हैं, एक सेपरेट पूरा लेक्चर ही करूंगा आपका न्यूमेरिकल के लिए, आराम से। हाँ, चैनल को सब्सक्राइब करके रख लो, बड़ा मजा आएगा। देखो क्वेश्चन लिखना मेरे साथ साथ। तो इस बार जो क्वेश्चन है वो हम व्हाइट कलर से लिख देते हैं, अच्छा लगता है उससे लिखने में। तो क्वेश्चन है 400 जूल ऑफ हीट, 400 जूल of heat is produced, 400 joule of heat is produced in 4 seconds, 400 joule of heat is produced in 4 seconds in a
4 ओम रेजिस्टर, ठीक है। अब कोई कंडक्टर है उसका 4 ओम रेजिस्टर है उसके पास, तो 4 ओम रेजिस्टेंस है, रजिस्टर ही बोल रहा है, ठीक है, हाँ रजिस्टर, 4 ओम रेजिस्टेंस है उसका, तो 400 जूल हीट प्रोड्यूस हो रहा है 4 सेकंड में, अगर रेजिस्टेंस 4 ओम है तो। देन आपको बोला है फाइंड पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस द रेजिस्टेंस, अक्रॉस द रजिस्टर, तो आपको फाइंड करना है V रजिस्टर में, पूरा नहीं लिखूंगा, आप लिख लो फाइंड द पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस द रजिस्टर। अब आ जाओ इसको सॉल्व करते हैं, बहुत सिंपल सा कैलकुलेशन। ओके, अभी मुझे रियलाइज हुआ कि अभी तो आपने क्वेश्चन को देखा ही नहीं, मतलब मैंने क्वेश्चन लिखा कहाँ पर है। ओ ओके, क्वेश्चन कहाँ है, क्वेश्चन मैंने लिखा कहाँ पे जो आपको दिखा नहीं, दिखना तो चाहिए था, एक सेकेंड। अच्छा ठीक है, ये क्वेश्चन ओके। 1400 जूल ऑफ हीट इज प्रोड्यूस्ड इन 4 सेकेंड इन अ 4 ओम रजिस्टर, फाइंड पोटेंशियल डिफरेंस इन दैट रजिस्टर। तो हमें पोटेंशियल डिफरेंस यहाँ पर निकालना है, असल में कहीं और ही लिख दिया था स्लाइड में, इसलिए आपको नहीं मिल रहा था। आ जाओ तो सॉल्व करते हैं इसको, ठीक है। तो क्या गिवन है पहले उसको लिख लेंगे। सबसे पहले कुछ समझ में नहीं आ रहा है, कुछ समझना, ज्यादा दिमाग में जोर देना भी नहीं है, सबसे पहले एक सवाल पढ़ो, गिवन करके लिखो, फिर आपको ऑटोमेटिक समझ में आ जाएगा कैसे सॉल्यूशन करना है। सो गिवन हमें क्या दिया है, हीट प्रोड्यूस, तो मैं शॉर्ट में लिख रहा हूँ हीट, हम क्यू से डिनोट कर देते हैं इसको। तो हीट हमें कितना दे रखा है, 400 जूल उसने हीट हमें दे दिया है। टाइम कितना दिया हुआ है, 4 सेकेंड हमें टाइम दिया हुआ है। रेजिस्टेंस कितना दे रखा है, 4 ओम का रेजिस्टेंस दे रखा है। निकालने क्या बोला गया, पोटेंशियल डिफरेंस निकालने बोला गया। अब आप बोलो कैसे करोगे इसको, मतलब कैसे, कोई आइडिया। हीटिंग का बात हो रहा है तो जूल्स लॉ को याद करो, हीट का बात किया जूल्स लॉ याद करो। जूल्स लॉ क्या बोलता है, Q इज इक्वल टू होता है I स्क्वायर R T, यही होता है। तो यहाँ पर I है मेरे पास, लेकिन मुझे करंट का तो काम नहीं है। अब थोड़ा अपना ओम्स लॉ को याद करो, ओम्स लॉ क्या है, V इज इक्वल टू आई आर। यहाँ से अगर आप I को निकालते हो तो कितना मिलेगा, V बाई आर मिलेगा, ठीक है। तो यहाँ पर आपको वही करना है, V बाई आर को I के जगह पे V बाई आर पुट करो तो V स्क्वायर बाई आर स्क्वायर हो जाएगा, इनटू में R पहले से है, T भी है, तो एक R से एक R ये गया अपने नानी घर, ठीक है। हाँ मतलब छुट्टी तो गर्मी खत्म हो चुकी, फिर भी वो नानी घर तो गया, इतना में एरिया में हो ही जाएगा अपना। तो ये बच्चा अभी आपके पास एक्सप्रेशन क्या बच रहा है, हीट इज इक्वल टू आपको मिला V स्क्वायर, ऊपर T बचा नीचे R बचा, आपको V ही निकालना है, तो पहले V स्क्वायर हटा लो, क्या हो कितना क्रॉस मल्टीप्लाई करना, Q R बाई T आ जाएगा। अब वैल्यू पुट कर लो, हीट 400 दे रखी है, रेजिस्टेंस 4 दे रखा है, एंड ये आपका 4 दे रखा है, तो सब 4 4 है, कोई दिक्कत नहीं, 4 से 4 काट दो, ये 400 बचा आपका। अब V को उधर भेज दो भाई स्क्वायर रूट के अंदर, 400 400 क्या स्क्वायर रूट से बाहर निकलेगा, बोलो बहुत आराम से निकलेगा सर, ये 20 का स्क्वायर रूट होता है, तो 20 बाहर आया, तो कितना पोटेंशियल डिफरेंस आया, 20 वोल्ट। सिंपल कैलकुलेशन है, राइट टू अप्रोच आपको करना है। पावर के बारे में चीजें बोली नहीं गई तो पावर पे हम ज्यादा ध्यान देंगे नहीं इस पर, ओके। हीट का यहाँ पर बात किया गया, तो इसलिए हमने हीट पे यहाँ पर फोकस किया है। अब इसके आगे मैं एक काम कर सकता हूँ, मैं आपको एक नॉर्मल सा क्वेश्चन दे सकता हूँ सॉल्व करने के लिए। तो एक मैं क्वेश्चन आपको दे रहा हूँ होमवर्क के तौर पर, जो कि बहुत अच्छा क्वेश्चन है, ठीक है। वो आप मुझे उसका आंसर नीचे कमेंट सेक्शन में कमेंट करना, अदरवाइज मैं नेक्स्ट क्लास में उसको सॉल्व जरूर कराऊंगा। चलो आ जाओ, हम उसको एक क्वेश्चन होमवर्क दे रहा हूँ, इसको उतार लेना, ठीक है। आओ क्वेश्चन लिख लो। तो अच्छा क्वेश्चन है ये, काफी अच्छा क्वेश्चन है, इसमें आपने कंसेप्ट अभी तक पढ़े हैं, सारा कंसेप्ट इसमें आपका पैकअप, मतलब हाँ कंसेप्ट रिवाइज हो जाएगा। लिखो, एन इलेक्ट्रॉन हैज अ रेटिंग ऑफ एन, सॉरी इलेक्ट्रॉन नहीं, इलेक्ट्रिक आयरन, एन इलेक्ट्रिक आयरन, एन इलेक्ट्रिक आयरन हैज ए rating, an electric iron has a rating of 750 वाट, 22 वोल्ट, मतलब पावर 750 वाट है, वोल्टेज उसका 220 वोल्ट है। देन आपको बोला है कैलकुलेट, दो तरह का सवाल है इसमें, कैलकुलेट, पहला करंट पासिंग थ्रू इट, तो आपको करंट निकालना है कितना पास कर रहा है, जो कि बहुत सिंपल है निकालना। करंट सीधा पावर का याद कर लो फॉर्मूला, जहाँ पे करंट आ जाएगा, करंट पासिंग इट। एंड दूसरा आपको निकालना है इट्स रेजिस्टेंस व्हेन इन यूज, जब वो यूज में तो उसका रेजिस्टेंस कितना होगा, इट्स रेजिस्टेंस
तो आपको दो चीज निकालना है, करंट और जब वो यूज में है तो उसका रेजिस्टेंस कितना है वो पता करना है। व्हेन इन यूज, व्हेन इन यूज। सो ये आपका एक होमवर्क है, इसका आंसर मुझे आपको कमेंट सेक्शन में कमेंट करना। आप चाहो तो इसका सोल्यूशन बना करके आप मुझे व्हाट्सएप पे भी भेज सकते हो, नो ठीक है, व्हाट्सएप पे भेज सकते हो, मैं यहाँ पे चेक करके आपको व्हाट्सएप पे फीडबैक दे दूंगा। फिलहाल उम्मीद करता हूँ कि 1.5 घंटे की लगातार जो मैंने मेहनत की यहाँ तक आपको करंट इलेक्ट्रिसिटी बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा। मैंने इन डिटेल इतना चीज इसलिए समझाया क्योंकि भाई ये चैप्टर इंपॉर्टेंट है, ज्यादा हवाबाजी में तो जा नहीं सकते, इसलिए मैंने डिटेल में समझाया आपको। अब नेक्स्ट जो पार्ट आएगा उसमें हम इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म वाले पार्ट को आराम से बहुत अच्छे से क्लियर कर लेंगे, ठीक है। फिलहाल तब तक आराम से पढ़ाई करते रहिए, इसको रिवीजन कीजिए। प्रैक्टिस क्वेश्चन आपको हमारे मॉडर्न पढ़ाई एप्लीकेशन पे मिलेगा, एप्लीकेशन का लिंक डिस्क्रिप्शन पे जाइए, अल्फा बैच को ज्वाइन कीजिए। कोई प्रॉब्लम होता है बैच ज्वाइन करने में मुझसे व्हाट्सएप पे कनेक्ट कीजिए, व्हाट्सएप पे कनेक्ट करने का नंबर भी डिस्क्रिप्शन पे अवेलेबल है। मैं हमेशा गाइड करने के लिए आपके लिए रेडी हूँ। तब तक टेक केयर, टिल देन गुड बाय, ऑल द वेरी वेरी बेस्ट फॉर अपकमिंग एग्जाम्स।